चंद्रगुप्त मौर्य के अंगरक्षकों में एक महिला थी। शिवाजी इसलिए पैदा हुए क्योंकि जीजाबाई थी। कृष्णदेव राय वाज ट्रेन्ड बाय हिज 2 मदर्स। अत्याचार नहीं था, अत्याचार वो बता दो धर्म जहाँ पे यत्र नार्यस्तु पूजन्ते कहा हो, किसी ने निकाय यहीं पे कहा है कि जहाँ जहाँ नारियों की पूजा होगी वहाँ पर स्वर्ग। और ये पेट्रियार्की भी बिल्कुल बोगस टर्म है। इनसिक्योरिटी, ये जो मार्क्स है ना मेरे चेहरे पर, इससे मैं सुंदर नहीं दिख रही हूँ। तो अब ये ब्यूटी प्रोडक्ट मार्केट में आएगा, क्या करोगे? फेमिनिज्म के थ्रू बेचो। सैनिटरी नैपकिन्स कैसे? लड़कियां नर्चरर्स हैं एंड दे आर वेरी गुड मैनेजर। आ गया फ्रिज, आ गया वॉशिंग मशीन, आ गई। अब आप कह रही हो हम चलाएंगे नहीं है, क्योंकि हम ही क्यों धोए कपड़े? हमारे देश में 150 करोड़ लोग हैं, इसको तोड़ोगे नहीं तो आपका फायदा क्या? सोनम कपूर जैसे लोग जब बैठ के बात करते हैं, जिनके लिए, और बाद में वो एक बड़े बिजनेसमैन से शादी करती है, होम मेकर ही बनती है। मैं भी सोचती थी ना, मैं क्यों खाना बनाऊं किसी के लिए, लेकिन अब ये खाने के लाले पड़े हुए हैं और बिजनेस चल रहा है, स्विगी जोमेटो दुनिया भर का। आप बीमार पड़ोगे, डॉक्टर बैठे। अफगानिस्तान छोड़ दो, इनको यहाँ अच्छा लगने लगे कि नहीं हमारी कंट्री बहुत अच्छी है। आदमी के पास 2 एक्सप्रेशन होते हैं, वो 2 ही यूज करता है। आप देखोगे, एग्रेशन होता है, मार देता है, किसी को मार दिया गुस्से में आके, या वो चुपचाप चला गया, डिप्रेशन में हुआ, सुसाइड कर। भरत और राम एक दूसरे को देख के फूट फूट के रोए, हनुमान रो रहे। कहाँ था बॉयज डोंट क्राई? वर्ल्ड वाइड मेल सुसाइड फीमेल सुसाइड से बहुत ज्यादा है। पहले तो वेलकम, थैंक यू मेरे चैनल में आने के लिए। आप अनुराग के बारे में बात करने के कंफर्टेबल हो ना? हाँ ठीक है, हम लोग अनुराग से ही शुरू करते हैं। ठीक है। तो अभी की ज्योति को मैं जो देख रहा हूँ और उसकी जो जर्नी रही है, 15 साल हो गए, इस 12 साल हो गए। कहाँ से शुरू हुआ और क्यों शुरू हुआ? मैं फेमिनिस्ट थी सारी लड़कियों की तरह। कुछ हो सकता है अभी भी थोड़ा बहुत रह गया हो, जैसा कि मेरे पे इल्ज़ाम लगते हैं। तो अनुराग की डेथ जिन परिस्थितियों में हुई, उस वजह से मैं यहाँ हूँ। डेथ सबकी होती है, जल्दी भी चले जाते हैं लोग, इतनी बड़ी बात नहीं थी। लेकिन वो जैसे परेशान होके आया था, उसकी वाइफ ने उसके ऊपर केसेस वगैरह किए थे, और हमारे घर पे पुलिस थी। मैंने पुलिस देखी नहीं थी कभी। लव मैरिज था, अरेंज मैरिज? उसकी लव मैरिज थी। लव मैरिज थी। लव मैरिज में ऐसा हुआ? हाँ, लव मैरिज हुआ था। ओके। और पुलिस उसने मेरे घर इसलिए भेजी थी कि मैं प्रेशराइज हूँ, मतलब वो प्रेशराइज होगा कि बहन के घर पुलिस आ गई है। और FIRs थी हम लोगों के ऊपर, मेरे हस्बैंड के ऊपर, मेरे पेरेंट्स के ऊपर और अनुराग के ऊपर। मैं थी नोएडा में, अनुराग रहता था देहरादून में। तो मैंने उसे मैसेज किया था कि यहाँ पुलिस आई हुई है। तो उसने भी, आई थिंक उसने भी इस लेवल तक नहीं सोचा था, वो भी थोड़ा डरा और उसने बोला कुछ कहना मत पुलिस से, क्योंकि हमें तब नहीं पता था कि हाउ इट गोज। बट ज्योति, मैं थोड़ा और डिटेल में जानना चाहूँगा कि लव मैरिज हुआ, ठीक है, अनुराग ने अपनी मर्जी से शादी की उस लड़की से। दोनों का रिलेशन शादी के पहले ऑब्वियसली मिलते जुलते होंगे, कैसा था? मैं भी गई हूँ उन लोग के साथ शॉपिंग वॉपिंग करने, मूवीज पे। अच्छा था, बहुत अच्छा था। इनफैक्ट मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद तो नहीं आई थी, ठीक है, लेकिन मुझे था कि मेरा भाई खुश है। मेरी मम्मी भी यही कहती थी कि वो खुश है तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप लोगों ने एक्सेप्ट किया इसको? शादी हुई, शादी के बाद चीज़ें बदल गई? शादी के पहले से ही मुझे तो इंडिकेशन था कि ये कुछ गड़बड़ चल रहा है। पर मुझे लगा मे बी आई एम ओवर थिंकिंग। हाँ, मे बी क्योंकि मैं ननद वाली पोजीशन में हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि हमारी तो कंडीशनिंग वैसे होती है ना, तो हमें लगता है कि हाँ ये तो ऐसे ही सोचेगी, तो मुझे बीच में नहीं पड़ना चाहिए, मैंने ऐसा भी सोचा था। तो मैं इसलिए नहीं बोली। 1-2 बार मैंने इंडिकेशन दिया, पर फिर मैं नहीं बोली। और वो वाली ज्योति एक्टिविज्म में नहीं थी? कैसी महिला थी? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं थी आप? मैं होम मेकर थी। मैं थोड़ा बहुत ट्रांसलेशन कर लेती थी कुछ पब्लिकेशन हाउसेस के लिए, क्योंकि मैंने जर्नलिज्म किया था। करना मुझे लेखिका ही बनना था, हमेशा से जर्नलिस्ट बनना था, मगर मैं कर नहीं रही थी क्योंकि मेरे बच्चे बहुत छोटे थे और मुझे था कि मुझे उनके साथ रहना है। हाँ। तो फिर शादी हुई, शादी के बाद कुछ पंगे हुए, क्या हुआ? क्या कुछ एग्जैक्टली जो प्रॉब्लम शुरू हुई उन दोनों के बीच में, वो ये शुरू हुई, जो उसका फादर प्रेशराइज लड़की का कर रहा था कि आप हमारे यहाँ आके रहो, बेसिकली घर जमाई बनो। और इस लड़की को घर संभालना नहीं आता था, तब वो बाहर भी काम नहीं कर रही थी, तो वो उन दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स शुरू हुई। फिर आई थिंक उसका कोई अफेयर भी था पहले से जो बीच में आया, और शादी के बाद फिर से मतलब हाँ वो इंटैक्ट था। हाँ, जो मुझे उसकी मेल्स से बाद में पता लगा, मुझे नहीं पता था। मुझे लगा ये शायद नॉर्मल हस्बैंड वाइफ के बीच में जो शुरुआत में वो बैठता नहीं है, दोनों के बीच में सामंजस्य नहीं बैठता है, वो है। सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है।
कि वो खाना नहीं बना रही है, ये नहीं कर रही। मुझे लगा वही प्रॉब्लम है ये। फिर एक दिन उन दोनों के बीच में वो झगड़ा बढ़ा और वो थोड़ी पार्टी वार्टी करने के शौकीन वैसी थी वो। 10-11 बजे सो के उठना, जब वो ऑफिस चला गया है वैसे। और वो दोनों अकेले रह रहे थे, हम लोग उनके साथ में नहीं थे। वो गाजियाबाद में रहते थे, मैं नोएडा में, मेरे पेरेंट्स लखनऊ में। फिर वो चली गई नाराज़ होके। तब अनुराग आया, मुझे याद है, क्योंकि मेरे इन लॉज मेरे साथ रहते थे। तो उसको लगा कि अगर मैं यहाँ बात करूँगा तो लड़कों को लगता है ना हमारी बेइज्जती होगी, मेरी वाइफ छोड़ के चली गई। तो मेरे हस्बैंड को उसने नीचे बुलाया, तो मैं दूर से देख रही थी कि वो रो रहा है कार के अंदर बैठे हुए थे, और मेरी बेटी मेरे गोद में थी। तो मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं नीचे कैसे जाके पूछूं। फिर वो एक कंफर्टेबल जोन में थे दोनों, मैन टू मैन बात हो रही है जीजा और साले के बीच में, जो भी बात चल रही थी। फिर ये लौट के आए तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो इन्होंने बोला कि वो जो है नाराज़ होकर चली गई। नहीं, मेरी बेटी मेरे गोद में नहीं थी, मेरी बेटी पैदा नहीं हुई थी तब। वहाँ से टसल शुरू हुआ था। बिकॉज आई रिमेंबर कि मैं जब परेशान हुई हूँ तो इन्होंने बोला तुम परेशान मत हो। आई वॉज इन द 8th month ऑफ प्रेगनेंसी। तो वो वहाँ से प्रॉब्लम शुरू हुआ। वहाँ से फिर वो जब चली गई तो ये हुआ कि उन्होंने फिर किसी दिन अनुराग को बुलाया कि यहाँ पे एक पूजा है, बैठते हैं, बात करते हैं। वो अजीब अजीब सी पूजा भी करवाती थी, जिससे अच्छा। अनुराग को ऑब्जेक्शन था। और पहले मुझे लगा था कि ये ऐसे ही बोल रहा है, पर धीरे धीरे मुझे समझ में आने लग गया कि नहीं, ये तो कुछ और खेल चल रहा है। तो एक बार ऐसा हुआ कि अनुराग आधे रास्ते से वापस आ गया, बोला मैं तुम्हारी पूजा वूजा में नहीं बैठूंगा, हाँ हो गया तुम्हारा बहुत, आना है तो ऐसे ही आओ बिना शर्त के। ये उसका था, और उसकी बहुत सारी शर्तें थी कि मैं ऐसे रहूंगी तो वैसे रहूंगी। फिर अनुराग ने उसे बोला कि ठीक है, हम एकदम दूर रहेंगे सबसे। तो ये अपने माँ बाप के घर साथ थी लड़की? उसकी माँ नहीं थी, उसकी अच्छा, फादर पिताजी थे। पिताजी के साथ। उसकी थोड़ी कंट्रोवर्शियल सी फैमिली है जो हमें नहीं पता था। ओके। उसकी माँ के साथ उसके फादर का स्ट्रेंज रिलेशनशिप था। उसकी मम्मी अभी भी हैं, कानपुर में रहती, शी इज अ वेरी जेंटल वुमन। वो भी स्टेप मदर है, असली मम्मी की डेथ हो चुकी थी उसकी बहुत पहले। तो बिना माँ की बच्ची थी, ये भी था कि अरे बेचारी बिना माँ की है। मेरी मम्मी को तो इसलिए बड़ा प्यार आता था उसके ऊपर, है कि बेचारी बिना माँ की बच्ची है। फिर मेरे भाई ने उसको, अनुराग ने ऑफर किया कि हम चंडीगढ़ रहते हैं, मेरे भाई का चंडीगढ़ ट्रांसफ़र हुआ था, तो तुम्हें ऑब्जेक्शन है कि दीदी को बुला लेती हो, बुला लेते हो हर बात में। ऐसा होता था कि गाजियाबाद और नोएडा में ज़्यादा कुछ डिफरेंस तो है नहीं, कर्टन्स खरीद रहे हैं आ जाओ। पहले मुझे लगा नॉर्मल है, हाँ ठीक है, साथ मिल के खरीदते हैं। मेरी भी ननद लोग आती थी, हम लोग साथ में शॉपिंग करते थे। मुझे दिखने लगा कि उसको प्रॉब्लम हो रही है इस चीज़ से, कि बहन क्यों आ रही है। तो फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला तुम बंद कर दो जाना। तो मैंने जाना बंद कर दिया। और ये 2-3 महीने का स्पैन ही है, अभी बहुत ज़्यादा टाइम इनकी शादी को हुआ नहीं था। उसके बाद ये जब चंडीगढ़ चला गया तभी भी इसने बहाने लगाए, नहीं नहीं तुम मुझे ऐसे करोगे फिर से, हाँ और बहुत इंटरफेरेंस होता है तुम्हारे पेरेंट्स का। जबकि मेरे पेरेंट्स का कोई रोल ही नहीं था। मेरी मम्मी तो कहती थी तुम्हारी मेरे बेटे के साथ प्रॉब्लम हो रही है तो मेरे पास आके रहो। और इसने बोला भी कि आंटी मैं मम्मी मैं आऊँगी वहाँ। फिर इन दोनों के बीच वो दूरियां बढ़ती चली गई। मतलब उसने कट ऑफ करना शुरू कर दिया लोगों से? हाँ, अपने लोगों से। हाँ, ऐसा उसने किया कि आइसोलेट कर दिया इसको। आइसोलेट कर दिया। और होता क्या है कि जब आप एक लड़के के बारे में कहानी सुना रहे होते हो तो लोगों को समझ में आता है कि इसने किया होगा, इसने मुझे मारा, इसने मुझे गाली दी, इसने ये किया, तुरंत विश्वास कर लेते हैं। हाँ। और हम लोगों को भी लग रहा था कि हाँ हो सकता है भाई, थोड़ा तो मेरा भाई थोड़ा लाउड था, ठीक है, और लंबा वंबा था, ये थोड़ी छोटी वोटी थी, तो ऐसा देखने में भी आपको फिजिकली लगेगा कि इस लड़के ने मारा होगा। फिर मुझे लगा कि बात कुछ और चल रही है, ये शायद कुछ ये नहीं है। फिर वो आना ही बंद हो गई एकदम ही, कुछ भी नहीं। जब पहली बार मेरे हस्बैंड को फ़ोन आया, उसके घर के एक कोई फैमिली फ्रेंड थे जिन्होंने बोला कि इतने पैसे दे दो और केस सेटल कर लो, मतलब तलाक करवा दो दोनों का। तब मेरा दिमाग ठनका कि अगर प्रॉब्लम होती तो बैठ के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलता। ये जो कर रहे हैं ये तो गलत है। और वो बार बार बोल रहे थे कि मेरठ रहते थे वो, कि आप लोग मेरठ में आओ, वहाँ बैठ के बात करें। जिस पर मुझे अजीब लग रहा था कि भाई यहीं आ जाओ, यहीं बैठ के बात कर लो, और हस्बैंड वाइफ बात करें, हम लोग क्या बात करेंगे बीच में जाके। तब थोड़ा थोड़ा सा ये लगना शुरू हुआ कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है। और ये ना, लेकिन हम तब भी ये नहीं समझ पाए थे कि कोई दहेज एक्ट और डोमेस्टिक वायलेंस जैसी कोई चीज़ होती होगी। सुनते तो थे, पता नहीं था हमें। फिर अचानक से 2 साल बाद अनुराग ने बोला कि मेरे को ये पता चल गया है कि वो कहाँ काम कर रही है। उसने अपनी आइडेंटिटी वगैरह सब हाइड कर ली थी। एक बार मैं जाके बात करूँ, क्या पता वो वापस आ जाए। वो अपने बर्थडे पे आया था, मेरे घर ही आया था नोएडा। मैंने कहा ठीक है। अब मुझे क्या पता था कि यहाँ कुछ और चल रहा होगा। मैंने वो बेवकूफ़ी की, मैंने उसको बोला ठीक है जाओ। ये उसके ऑफिस में गया बात करने, लड़की ने अपने पापा को फ़ोन मिलाया, पापा ने बोला कोई बात नहीं करनी है, नहीं जाओगी, ये वो।
अनुराग आया, बहुत ही डिसअपॉइंटेड टोन में बैठा हुआ था। तब तक मेरी बेटी हो चुकी थी, छोटी सी थी ये, उसको गोद में लेके बैठा हुआ था, मुझे अभी भी याद है। तो बोल रहा था कि ये तो ख़त्म ही है अब। तो मैंने बोला ठीक है, तुम जाओ काम करो, देखते हैं मतलब आगे अनुराग क्या होगा। कोशिश कर रहा था कि चीजें उसने अपने ठीक हो तरफ से जाए। जो ईमेल्स, क्योंकि मैं उसका एक ईमेल आईडी क्रैक कर पाई थी उसकी डेथ के बाद, तो मुझे याद है वो जो मेल्स लिख रहा था और वो जो मेल्स लिख रही थी, उसकी लैंग्वेज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ये जब बात नहीं बनी, उसके 7-8 दिन बाद मेरे घर पुलिस आ गई। इसने वही डेट डलवाई कि ये मेरे ऑफिस में आया था मुझे धमकी देने। वो बड़ा आश्चर्यजनक था। और मेरे हस्बैंड पर जो आरोप था वो ये था कि हमने उसका गला दबा के मारने की कोशिश की, हम उसे दहेज में फ्लैट मांग रहे थे। जो मुझे लगा ये कौन से, और मैं तभी भी जब घर में पुलिस आई है तो मैं क्या सोच रही हूँ, मैंने अभी कुछ दिन पहले अपना स्कूटी बेचा था, लगता है उसमें कुछ पकड़ा गया। मुझे ये बिल्कुल नहीं लगा था कि मेरे भाई की वाइफ मेरे घर पुलिस भेज देगी। और एकदम बच्चे अनएक्सपेक्टेड था पूरी फैमिली के लिए, एकदम बिल्कुल नहीं समझ में आया था, ऐसा कभी हुआ ही नहीं था लाइफ में। तो ये ना क्योंकि कभी जाहिर सुना, सी बात है कुछ तो किया नहीं था कुछ एग्जैक्ट पुलिस कुछ का। किया हो तो मुझे लगे कि हाँ भाई कुछ हुआ हाँ। है। तो मेरे हस्बैंड भी घर पे नहीं थे, अनुराग तो खैर देहरादून में ही रहता था। मैंने उसे मैसेज किया, पुलिस आई है, सारी फैमिली घबराई। मैंने अपने इन लॉज को नहीं बताया, वो नहीं थे तब यहाँ पे। मेरी देवयानी जो है वो 1.5 साल की थी, वो सो रही थी, बेटा मेरा जाग रहा था, वो कार्टून देख रहा था, और मैंने उसे अंदर भेजा और दरवाज़ा बंद किया ताकि वो पुलिस नहीं देखा। तो उसके भी मेमोरी में ये है नहीं कि घर पे पुलिस आई थी, और वो काफ़ी देर तक रुके रहे। और घर पे पुलिस आना इज़ इलीगल, तब मुझे पता नहीं था, किसी को भी कुछ तो पता होता नहीं है। कितनी नहीं देर आपकी तक एक चीज और बताइए, फीलिंग क्या थी, क्या डर था? बहुत डर था। मुझे लग रहा था मेरे को ये अरेस्ट करके ले जाएंगे। तो आप थे घर पे, बच्चे थे? तमीज़ ही नहीं थी कि हाँ कि अरेस्ट नहीं होती है। कितने लोग आए थे पुलिस? 2 लेडी पुलिस थी, 3 मेल पुलिस वाले थे। और उनका और वो बिहेवियर? हंस रहे थे, कैजुअल बात कर रहे थे। उनको पैसे दे के भेजा था, दे रहे थे कि जाओ डरा के आओ, क्योंकि ये अलाउड नहीं है, लॉ नहीं है। क्या बोला उन्होंने? यही कि अनुराग को तो हम छोड़ेंगे नहीं, समझ के क्या रखा है आपने, बर्तन मंजवाओगी ना उस लड़की से जब वो घर आएगी। तो कौन सी ये बर्तन? क्राइम है क्या? नहीं, ऑल्सो उसको कुछ करना आता नहीं था, मैं ही खिलाती थी उसको। मैंने कितना खाना उसको बना के खिलाया, मुझे अब मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है अरे यार हद ही है। खैर चलो, वो उसकी समझ थी। ये सब हो गया, वो लोग चले गए, वो डराने आए थे और मैं डरी भी खूब, मैं बहुत डरी। और अनुराग तो इतना डरा कि वो अपना काम धाम छोड़ के वहाँ से चला। पहले लखनऊ गया, लखनऊ से उसके फ्रेंड ने उसको क्या बोला क्या नहीं बोला, बोले मेरठ जाएंगे, दीदी जीजा जी का नाम निकलवाएंगे, जो जनरल ख्याल आता है आपके दिल में। और यहाँ मेरे हस्बैंड मेरठ गए हैं, दूसरे दिन बात करके आए हैं पुलिस वालों से। उन्होंने, मेरे हस्बैंड ने तो थोड़ी बहादुरी से ही तब काम लिया कि कर लो, अरेस्ट करना है तो उन्होंने अरेस्ट तो उनको करना नहीं था। वो तो पैसे निकलवाने के लिए डरा रहे थे बेसिकली हम लोगों को। फिर खैर अनुराग को फ़ोन भी किया कि तुम मत आओ, हम संभाल लेंगे। पर शायद डेस्टिनी थी, क्या था, वो मेरठ गया, मेरठ से वापस आया यहाँ मेरे पास। मैं उसको बोलती रही, मैं बहुत सारी सब्जियां लेके आई थी, मुझे याद है कि मैं कुछ भाई को बना के खिलाऊंगी अच्छा सा। वो रुका नहीं मेरे पास, तो मेरे को गुस्सा आया इस बात पे। और देवयानी बहुत छोटी थी, मतलब फीड करती थी मेरे पास, वैसी थी वो। तो मैं और वो ऐसे बात कर रहे हैं, मैं उसको फीड करा रही हूँ तो वो उधर मुँह करके बात कर रहा है मुझसे। और मैं उसको बोल रही हूँ कि मेरे को प्रॉमिस करो तुम रात में गाड़ी नहीं चलाओगे, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि वो परेशान है। और उसके साथ जो लड़का है वो डोज ऑफ हो रहा है बार बार। हाँ, 2 लड़के और आए कि भाई को, वो होता है ना लड़कों में ब्रदरहुड होता है। तो सतपाल सिंह उसका फ्रेंड और एक आशीष, वो दोनों साथ में आए, बोले कि हम साथ में चलेंगे, देखते कौन पुलिस वाला है, कौन धमकी देके गया। ये लोग ने पता नहीं क्या डिसाइड किया, रात में ही ड्राइव किया, लखनऊ जा रहे थे। ऑन द वे टू लखनऊ इनका ट्रक के साथ कोलाइड हुआ, क्या हुआ आई डोंट नो, आज तक भी वो एक मिस्ट्री है कि क्या हुआ था। ठीक है, वो उनकी वो दोनों मतलब ऑन द स्पॉट ये तीनों की डेथ हुई है। लास्ट में अनुराग की डेथ हुई है, ये मुझे पता है, क्योंकि ही ट्राइड इनफ टू कम आउट ऑफ दैट कार। वो मरना तो नहीं चाहता था, वो मुझे पता है। तो मेरे पास जब मुझे खबर नहीं थी, मैं जब सुबह सो के उठी हूँ तो मैंने अपना, हाँ ये डर के मारे मैंने अपना सोशल मीडिया वगैरह सब हटा दिया था, डिलीट कर दिया था। लैपटॉप में हम लोग करते थे ना तब, तो लॉगिन। आपको 12 फरवरी नहीं 27 फरवरी का दिन था ना, 2012? 27 फरवरी, यस 2012 आपको फेसबुक से पता चला था? मुझे फेसबुक से, क्योंकि मैंने लॉग आउट कर दिया था ना, डिलीट कर दिया था। तो पहले नहीं, एक्चुअली क्या हुआ था, मेरे हस्बैंड को बता दिया था किसी ने। वो घर आए, उन्होंने बोला तुम्हारे पास कैश है? बोला हाँ है। बोले आगरा में ना एक्सीडेंट हुआ है। क्योंकि मैं कॉल कर रही थी, जब किसी ने, अनुराग के एक फ्रेंड ने कॉल किया जो आर्मी में है अभी, लेफ्टिनेंट कर्नल है, दीदी अनुराग कहाँ है? मैंने बोला कि क्यों, चला गया होगा घर।
नहीं दीदी घर तो नहीं पहुंचा है। अच्छा ठीक है, उसको ये समझ आया मुझे पता नहीं है, तो उसको ये समझ नहीं आया कि मुझे कैसे बताए वो। अच्छा ठीक है दीदी एक बार आप उसे कॉल कर लेना। मैं जब कॉल कर रही हूँ तो एक पुलिस वाला उठा रहा है और बोल रहा है यहाँ एक्सीडेंट हुआ है। मुझे पता क्या लगा, मेरा भाई अरेस्ट हो गया। दिमाग में तो केस घूम रहा है ना, मेरे को तो पता, मुझे क्या आइडिया होगा कि एक्सीडेंट हो गया है। मुझे लगा मेरे भाई को तो इसने अरेस्ट ही करवा दिया मिश्रा ने। हाँ, और गुस्सा चढ़ रहा है। तब तो मेन जो था ना वो गुस्सा था, तब मेरा जो इमोशन था। और फिर राहुल आए घर, मेरे हस्बैंड, उन्होंने मेरे से कैश लिया और वो धीरे धीरे से रो रहे हैं, खुल के रो भी नहीं रहे हैं और चले गए। हाँ कि मैं जा रहा हूँ ज़रा आगरा देखूँ क्या हुआ है। मैंने बोला क्या हुआ है? नहीं वो कोमा में है। अच्छा ठीक है। तभी भी मैं प्रे कर रही हूँ बैठ के, मुझे याद है महामृत्युंजय जाप कर रही हूँ, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। फिर मैंने एक और फ्रेंड ने कॉल किया कि सब ठीक है क्या, बहुत बुरी बुरी खबरें सुनने को मिल रही हैं। कोई कुलीग थी अनुराग की। तब मुझे लगा कि नाउ आई शुड ओपन माई लैपटॉप। देव को स्कूल भेज दिया था मैंने बेटे को, ये जागी नहीं थी अभी, मेरी बेटी छोटी सी थी, तो बॉटल बनानी है मुझे, इसके दिमाग में ये चल रहा है। और मैंने लॉग इन किया, वहाँ पे कॉन्डोलेंसेज मैसेज थे। तब मेरे को लगा ये कॉन्डोलेंसेज मैसेज क्यों है इसके प्रोफाइल पे। तब मैंने राहुल को कॉल किया, मैंने कहा तुमने मेरे को बताया भी नहीं ऐसे हो गया है। तो ये इन्होंने फिर फ़ोन काटा, मेरे नेबर को कॉल किया, मोनिका को। हाँ वो अभी भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। उसको कॉल किया, वो दौड़ी हुई आई, वो बैठी, फिर हम लोग बैठे रहे थोड़ी देर तक। तब उसने बोला कि पैकिंग शुरू कर, तेरे को जाना होगा। मुझे समझ नहीं आया करना क्या है। दिनी उठी हुई है, वो दूध पिला रही है, ये पैकिंग कर रहे हैं, इसने कैश रखा मोनिका ने, और बोला जा, मेरा देवर आया। तो ये सब कुछ उस छोटे से स्पैन में हुआ। देवव्रत स्कूल से आया, उसको भी नहीं पता है क्या हुआ है। अभी भी मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि बड़ा अजीब टाइम था। ओके, आई थॉट कि आई हैव गॉट ओवर इट। तो मतलब आप पूरी मैं बहुत दुनिया साल को बाद रो के बता रही हूँ ये, अदरवाइज मैं बहुत नॉर्मली बताती थी। ये बहुत मार्मिक घटना है, तुम्हें तो रोना लाजमी है। आपको पूरी मतलब आखिरी में पता चला? मुझे लास्ट में पता चला, मेरे पेरेंट्स को तब भी नहीं पता था। मैंने उनको फ़ोन किया और मैंने बोला कि, वो बोले कि हम लोग आगरा के लिए निकल रहे हैं। आगरा के साइड में कहीं ये घटना हुई थी, बहुत आगे की तरफ आगरा तक, लेकिन बॉडीज़ आ गई थी मेरे ख्याल से किसी हॉस्पिटल में, मुझे हॉस्पिटल का नाम नहीं पता। तो मैंने मेरे पेरेंट्स को मना किया। मेरे हस्बैंड ने बोला कि उनको मत भेजो, कि बहुत भयानक है जो भी है। क्योंकि जो आशीष था लड़का, शायद उसका सर टकराया था, क्या हुआ था, तो वो उसकी बॉडी देखने लायक नहीं थी, विभत्स नज़ारा हाँ। था। तो मेरे पेरेंट्स तो नहीं गए थे, मेरे हस्बैंड ही लेके आए थे बॉडीज जब तक मैं यहाँ से पहुंची। पूरे सीन में वो लड़की कहाँ थी? वो नहीं आई। मैंने उसके फादर को फ़ोन आई किया। नहीं? मैं बताती हूँ, मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा था और अच्छा हुआ मैंने उसके फादर को फ़ोन किया, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग थी, क्योंकि वो बोलती है कि हमने उसे बताया नहीं। तो क्या हुआ, जब मेरी फ्रेंड, मैंने बताया मोनिका पैकिंग कर रही है एक कमरे में देवयानी के कपड़े बदल रही है, एक और फ्रेंड अभिलाषा, बहुत बहुत क्लोज हो गए थे हम तीनों लोग। तो एक कमरा मैंने बंद किया, मैंने किसी को बताया नहीं। मैंने उसके फादर को कॉल किया और ऑन कैमरा, ऑन रिकॉर्ड बोल रही हूँ कि मैंने गाली दी उसको अच्छे से। मैंने बोला तुम लोग इतने, मतलब ये बात का ऐसा सॉल्यूशन, अभी आराम से मिठाई बांटो, मेरा भाई चला गया, तुम्हारे ज़िंदगी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व है। अच्छा अच्छा करके उसने फ़ोन काट दिया। मजे की ये बात, रिएक्शन था? अच्छा, ये रिएक्शन था, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। और लव मैरिज? हाँ, लव मैरिज, दिस इज हाउ लव एंड्स। ओके, तो उसके बाद मुझे याद है कि इन्होंने डाउरी का केस तो पहले से किया हुआ था, डोमेस्टिक वायलेंस के कागज तैयार रखे थे, लेकिन अब वो कहानी तो बदल गई थी। तो 1 महीने के बाद जब मुझे पेपर मिला ना, तो उसमें लिखा हुआ था कि इन्होंने हमें कोई सूचना नहीं दी। जब हम 13वीं पे पहुंचे तो मैंने उसे लखनऊ वाले घर से धक्का मार के बाहर निकाल दिया। और मुझे नहीं, एक सेकंड ज्योति, फिर 1 महीने के बाद ये सब चीजें क्या स्टार्ट हो गई? मतलब हाँ, 21वें 22वें दिन, क्योंकि मुझे तो अभी अच्छी तरह से याद है। 1 महीने के बाद उन्होंने कुछ फिर से केस हाँ किया? हाँ, देखो, जो ये 498A की जो अब तो हमको पता है लीगल टर्म, जो
41A का नोटिस जो आता है ना, वो हमारे पास तो आ गया था, मेरे पेरेंट्स के पास नहीं आया था। तो मेरे पेरेंट्स के पास 13वें-14वें दिन पहुंचा, आई थिंक 13वीं हो चुकी थी भाई की। हाँ, मैं बाहर ही खड़ी थी जब वो 2 पुलिस वाले लेके आए कि आपके नाम का नोटिस है। ठीक है भाई, वो हुआ। फिर ये होने लग गया कि अब इसमें बेल लेनी पड़ेगी हमें। तो ये सारा सीरीज में मतलब एक तो भाई के डेथ से आप जूझ रहे थे, हाँ। फिर पुलिस भी आ गई, पुलिस वो भी भी आ गई। 14वें दिन ही। हाँ। और फिर 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद मेरे ख्याल से, क्योंकि हम बेल ले चुके थे, मुझे ये याद है कि बहुत ही जून वून का महीना था जब हम बेल लेने मेरठ गए थे। बड़ा खराब दिन था वो भी, बहुत ही खराब दिन। और मेरी बेटी बहुत छोटी सी थी, मेरा बच्चा भी बहुत छोटा था, बड़ा वाला बेटा। मैंने उसको किसी के घर में छोड़ा था क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो क्योंकि 7 साल का था, तो 7 साल के बच्चे को मेमोरीज रह जाती हैं। तो मुझे मन नहीं था कि वो अदालत वदालत देखे और ये सब देखे कि मम्मी पापा उधर खड़े हुए हैं, कटघरे में खड़े हैं बेसिकली क्रिमिनल्स के साथ। तो मेरे एक फ्रेंड थे, हमारे फैमिली फ्रेंड, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, बच्चा यहाँ छोड़ो आप। तो हम इसको छोड़ के गए थे, पर इसको ये तो लग रहा था कि नाना नानी है और मम्मी हैं, पापा हैं, इतने सारे लोग, क्योंकि एक आदमी पे 2 बेल के लोग चाहिए होते हैं आपको। तो हम 1 2 3 4 लोग थे ना, तो 8 लोग हमारे और आए हुए थे साथ में जो बेल के लिए आए थे हमारी। तो इतने सारे लोग हैं, तो वो जितने, मतलब वो फैमिली फ्रेंड ही बता रहा था कि ये पूरे टाइम रोता रहा है बच्चा वहाँ पे। अब उसको क्या कोर मेमोरी होगी, वो भी किसी दिन बात करनी है, बहुत साल हो गए। तो हम लोग गए हैं वहाँ, बेल लेके वापस आए हैं, बेल हो गई, बेल ऑब्वियसली होनी थी। मेरे कज़न सब लोग वहाँ इकट्ठे थे, बहुत सारे लोग। मेरा देवर वहाँ खड़ा था मेरी बेटी को लेके, तो मैंने मेरे देवर के हाथ में अपनी बेटी थी, वो रोने लगी। उसे लगा, पता 1.5 साल की थी ना ये, और भूखी भी है, ये दूध भी सड़ गया है जो बॉटल में ले गई हूँ। तो मेरा देवर जाके चिप्स खरीद के लाया, इसको खिला रहा है, और मैं अंदर मतलब मुझे अभी भी मेमोरी है कि हम वो जितने भी क्रिमिनल्स होते हैं उनके साथ खड़े, मैं, मेरे पापा। अच्छा, आई वॉन्ट टू पॉइंट आउट, मेरे फादर ने 26 साल इंडियन एयरफोर्स को दिए, ठीक है। तो वो एक सैनिक जिसने दिया है। और मेरे फादर ना ऐसे हैं जिनकी कसम खा लेते हैं लोग कि उनकी कसम हमने गलत काम नहीं किया, वैसे टाइप के आदमी है। अभी भी पूछो, बहुत इज्जत है। वो कटघरे में खड़े थे। मुझे उनका बुरा लगा। मैं तो चलो ठीक है, मुझे तो सीट भी ऑफर हुई एज अ वुमन, आप यहाँ बैठ जाओ। मेरे हस्बैंड, मेरी 21 साल की शादी में मेरे हस्बैंड हार्डली मेरे पे कभी चिल्लाए होंगे। डोमेस्टिक वायलेंस छोड़ दो, मारना छोड़ दो, इनके घर में है ही नहीं। कभी कभी मैं कहती हूँ कि ये इनकी 3 बहनें हैं, तो इन लोग आपस में ना बहुत इन टचवुड, बड़ी इंटैक्ट फैमिली है मेरे हस्बैंड की। हम भाई बहन तो मार करते थे, मैं कहती हूँ तुम लोग मार ही नहीं करते कभी, चप्पल भी चलाई नहीं कभी भी नहीं। ऊंचा बोलना इनके यहाँ है नहीं, गाली मैंने देते हुए किसी को अपने ससुराल में सुना नहीं। हम लोग तो फिर भी भाई बहन एक दूसरे को बोल देते थे, इनको नहीं सुना मैंने। तो मुझे जो बुरा लगा है वो पापा का बुरा लगा, और राहुल का तो बहुत ही बुरा लगा। कहा ये आदमी को इन्होंने क्यों खड़ा किया कि तुमने मेरे भाई की वाइफ के साथ डोमेस्टिक वायलेंस किया और उसको मारा पीटा और ये किया, गला दबाया, फलाना। पर आप लोग तो कभी रहे ही नहीं उसके साथ। एग्जैक्टली। और मेरे भाई के साथ जब इसने झगड़ा करके ये गई थी तो मेरे हस्बैंड छुट्टी लेके, सैटरडे का दिन था, छुट्टी लेके मेरठ तक गए हैं मेरे भाई को लेके कि चल मैं मना के लाऊंगा, मेरी छोटी बहन की तरह है वो तो। और उस तारीख को उसने लिख लिया कि आए थे, इन्होंने मुझे मारा पीटा, और वो सर पे हाथ रख के मना रहे थे, बेटा कोई नहीं, ये तो होता रहता है, मेरा और तुम्हारी दीदी का भी बहुत झगड़ा हुआ है शुरुआत में, तो ऐसे गार्जियन अपना रोल। हाँ, बड़े भाई की तरह। क्योंकि एक्चुअली उसकी एज मेरे हस्बैंड की सबसे छोटी बहन की एज ऑलमोस्ट सेम एज थे। हमारे यहाँ क्या होता है ना, दामाद के पैर छुए जाते हैं, मतलब जो जमाई होता है, तो वो आई तो मेरे हस्बैंड ने उससे पैर नहीं छुए थे। बोला नहीं, वो मेरी छोटी बहन की तरह है, मैं उससे पैर नहीं छूऊंगा। और वो चिढ़ाती थी कि आज तो मैं जीजा जी के पैर जरूर छूंगी, और ये छुआते नहीं थे। तो एंगेजमेंट पहले हो गई थी, तो थोड़ा स्पैन था वो शादी के बीच में। तो जब इनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया ना, कि वो कह रहा था पुलिस वाला कि आपके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर लगाने का हमारा पूरा प्रेशर था कि इनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का इल्ज़ाम लगाया जाए, इसलिए उन्होंने वो गले में अच्छा, ये कौन से हॉस्पिटल्स हैं जो ये नकली निशान भी बना रहे हैं कि गले पे लड़की के निशान मिले? मेरे को तो आज तक आश्चर्य होता है। उसका रिपोर्ट था उसके पास, सबूत था इनके पास कि हमने गला दबाया इनका और इनसे दहेज मांगा, और वो निशान है दुपट्टे से गला दबाने का, वो एक जो है। वो भावना बता सकते हैं कटघरे में जो सीन चल रहा था, जहाँ पे कुछ नहीं किया है, कोई मतलब नहीं है। और मैं भाई के डेथ के दिन बहुत कम रोई थी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। एक ये कि मेरे बच्चे ऊपर सो रहे हैं, उन तक आवाज़ ना पहुँचे। दूसरा ये कि मेरे माँ बाप को कैसे संभालना है।
तीसरा ये कि क्रीमेशन कहाँ करेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। मैंने जो सबसे पहले अपने हस्बैंड से बात कही थी ना, जब वो आए थे बॉडी लेके, कि इसको दोबारा जिंदा नहीं कर सकते, वो चल रहा था कि ये तो ना ड्रीम आपको सीक्वेंस तो है, विश्वास ही नहीं हुआ होगा, मतलब क्या दिस होगा। इज अ ड्रीम सीक्वेंस, मैं जागूंगी और सब ठीक हो जाएगा। हाँ, तो ये चल रहा था कि ये तो ठीक हो जाएगा, अभी मुझे तो समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो ठीक होने के बजाय ये सब होता जा रहा था। और जो मुझे 2-4 लोगों ने विश्वास दिलाया था कि वो लड़की अपने आप से अपना केस वापस ले लेगी, नहीं हुआ। वो लड़की लंबे गेम खेलने लग गई। उसके बाद उसको ये हो गया कि अच्छा, तो मुझे लगता है अनुराग से थोड़ा बहुत तो डर था इन लोगों को, जैसे ही हो गया ये लोग फ्री हो गए कि अब तो बड़े गेम खेल सकते हैं। तो मैं जब वहाँ मौत कटहरे का में, कोई मलाल नहीं, मैंने तो नहीं देखा, उल्टा उन्होंने और ज्यादा लीगल दांव कभी पेच नहीं लगाने आई शुरू उसके कर बाद। दिए। मेरे से मोहल्ले के लोग पूछ रहे हैं इसकी वाइफ कहाँ है। हमारे यहाँ एक रिचुअल होता है जो वाइफ ही करती है आके, अगर किसी की डेथ हो जाती है लड़के की, आई थिंक वो हम है एक जो चलता है कि आत्मा की शांति तभी होती है। वो कभी नहीं आई, कभी भी नहीं। और मैं देख रही हूँ गेट पे, क्या पता कहीं से आ जाएगी, देखेगी तो सही आके, क्या थोड़ा तो उसको दुख होगा इस चीज़ का। उन्होंने डीवी के उसमें पूरा लिखा था कि हमने उसके लिए रिचुअल्स किए, तेरहवीं की, ये किया वो किया, सब झूठ। हाँ। तो मुझे याद है कि जब इसके फादर की, लड़की के फादर की अभी 4-5 साल पहले डेथ हुई, तो मुझे पता चला कि उनकी डेथ हो गई है। उन्हीं के रिलेटिव ने मुझे बताया। मुझे ना गुस्सा आया, दुख भी नहीं हुआ, बुरा कुछ भी नहीं लिखा मैंने, इंडिफरेंट इतना ही लिखा कि भगवान करे जब अगला जन्म हो ना तुम्हारे पास बुद्धि रहे कि ये नहीं करना होता है किसी के साथ भी। कर्मा। हो सकता है हमने भी किसी जन्म में कुछ बहुत बुरा किया होगा, उनके साथ तो हमें बदला ऐसे मिला, मे बी। अब ऐसा लगता है इतने साल बाद, बट उस वक्त तो बहुत अलग फीलिंग थी, समझ नहीं आ रहा था क्या चल रहा है। अभी ये भी लग रहा है कि कहीं ये जज ये ना कह दे कि इनको तो दे रहे हैं हम बेल, पर ये रहेंगे जेल में, मेरे हस्बैंड। हम लोग उधर साइड में खड़े थे तो कोई चिल्लाया कि इधर आके खड़े हो, मेरे हस्बैंड को बोला वहाँ क्यों खड़े हो, यहाँ खड़े हो। और वो टोन थी ना, वो भूली नहीं है मुझे अभी तक, क्योंकि आप उनके नज़र में तो आप अपराधी ही हो ना, वहाँ खड़े हो तो कुछ तो किया है आपने, तभी तो आप वहाँ खड़े हो। मेरे फादर, मैं उनकी शक्ल देख रही हूँ, वो बिल्कुल स्टोन फेस्ड खड़े हैं, पर मुझे पता है अंदर चल रहा है, गुस्सा तो आ ही रहा होगा कि ये क्या हो गया हमारे साथ, कि अभी तो हम 13वीं करके आए थे बच्चे की, अभी हम यहाँ खड़े हैं। उतनी भी दया नहीं आ रही है कानून को, या किसी को भी, या उस लड़की को। तो खैर ये सब हुआ, हम बाहर निकले। और हाँ, जब आपको बेल मिल जाती है ना, तो वहाँ जो पुलिस वाले खड़े होते हैं ना, वो पैसे मांगते हैं कि अरे बेल मिल गया, मतलब उनको ये नहीं पता किन परिस्थिति, और जज को पता है, उसने देखा कि मेन कल्प्रिट है नहीं। उसने आके मुझे अलग से बोला कि वेरी सॉरी, बट उसका तो काम है ना। उसने दिया हमें बेल, हम बाहर निकले हैं। मैंने अपने बेटे को लिया है, जो बुरी तरह से रो रो के बेचारा परेशान, यहाँ मेरी बेटी रो रही है, बहुत गर्मी। फिर हम वापस आए हैं, घर पहुँचे हैं। घर से फिर हम 1 महीने के बाद, आई थिंक, हाँ, डोमेस्टिक वायलेंस का जो आता है, उसमें मैं देखती हूँ कि कहानी मतलब बदल के उन्होंने कुछ और लिखा था, वो दिख रहा है, टाइपिंग भी वैसी ही कराई थी उन्होंने, उसमें ये सारे इल्ज़ाम है। अच्छा, डोमेस्टिक वायलेंस का आप क्यों करोगे केस किसी के ऊपर, जब आप रहे नहीं हो एक छत के नीचे, आपने मेरे साथ कुछ ऐसा आपका संबंध भी नहीं रहा है। जनरली लड़कियां डोमेस्टिक वायलेंस का केस मेंटेनेंस लेने के लिए करती हैं। मुझसे क्यों मेंटेनेंस लोगे आप, या मेरे फादर से क्यों लोगे, बट दैट काइंड ऑफ लॉ इज़ हेयर। तो मैंने देखा, उसके बाद मैंने इतने केसेस देखे, फादर इन लॉ से भी मेंटेनेंस लेती हैं लड़कियाँ, और अपने अपनी दलीलें हैं सबकी। मुझे तो बहस करना भी बेवकूफ़ी लगती है इन लोगों से कि आप सोच ही नहीं रहे हो क्या कि आप क्या कर रहे हो। लड़की काम कर रही थी, लड़की जॉब कर रही थी अच्छी फिर खासी, भी उनको मेंटेनेंस और उनके पास प्रॉपर्टी भी थी, हाँ, फिर भी मेंटेनेंस चाहिए उसको। कि हमारा शादी में बहुत सारा खर्चा हुआ है, तो हमारा भी तो हुआ था खर्चा, हमारे तो ज्वेलरी भी लेके चली गई वो लड़की, आज तक उसने कभी वापस करने का वो भी नहीं किया, एक्ट भी नहीं किया। 7 साल तक केस चलता जा रहा है, कुछ निकल नहीं रहा है।
मज़ेदार बात, जब मैं वहाँ लखनऊ में थी तो मेरे पास एक आदमी आया जिसने बोला कि मोटर एक्सीडेंट क्लेम मिल जाएगा आपको। मैं इतने गुस्से में थी, मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, भागो यहाँ से। मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया, बोला नहीं बात नहीं करनी है। हम लोग टेंशन में थे ना, समझ ही नहीं आ रहा था हो क्या रहा है लाइफ में। हर आदमी एक अलग बात बता रहा है आके। हाँ, ये आदमी पहुंचा नेहा के पास, उसको भी बोला उसने, हस्बैंड थे ना तुम्हारे, तुम्हें तो मोटर एक्सीडेंट क्लेम मिल जाएगा। उसने भर दिया हाँ। अब क्योंकि वो ले रही है तो मुझे गुस्सा है, मैंने कहा मम्मी क्लेम ठोको, ये लड़की पैसे लेके चली जाएगी और मैं नहीं देना चाहती इसको 1 रुपया भी अपने भाई का। तब जाके मेरे पेरेंट्स ने वो केस लड़ना स्टार्ट किया, वरना कोई इस मूड में ही नहीं था कि हमें केस लड़ना है। पहले से ही टूटे हुए थे। हाँ, छुट्टी कैसे मिलेगी हम तो ये सोच रहे थे। अब ना 498A की बात थी ना डीवी की बात थी, अब बात थी कि रोड एक्सीडेंट क्लेम लेना है। कोई मुझसे एक बार बहस कर रहा था कि नॉमिनी में नाम था, नहीं था, मेरा भाई स्मार्ट था, नॉमिनीज थे, नाम उसने हटा दिए थे। लेकिन अगर एक्सीडेंट में कोई मरता है तो उसके आश्रितों को पैसा दिया जाता है। और हमने इतनी दलील दी कि मेरा भाई डिवोर्स फाइल कर चुका था, लेकिन नहीं सुना कोर्ट ने। डिवोर्स फाइल कर चुका तो क्या हुआ, लीगल वाइफ तो वो है ना, तो उसको पैसे मिलेंगे। वो क्लेम उसको मिल गया एंड शी गॉट मैरिड आफ्टर दैट। उसने शादी भी कर ली। हाँ, जो कोर्ट में खड़े होके एक्टिंग कर रही थी ना, मुझे तो शादी पे विश्वास ही नहीं रह गया, पुरुष जाति पे विश्वास नहीं रह गया। शी गॉट मैरिड एज सुन एज शी गॉट मनी, शी गॉट मैरिड। कितना पैसा था कुछ बता सकते? 35 से 40 के बीच में तो वो लेके गई है लाख। 35-40 लाख ले लिया वो भी हल्ला हमने मचाया कि 3 हिस्से करो, तब जाके थोड़े लॉयर्स ने भी वहाँ के 1-2 लोगों ने साथ दे दिया था कि बहुत ज़्यादा ही नाइंसाफ़ी हो रही है। उसमें भी मैंने बोला पहले अपने केसेस वापस लो, तो वो केस वापस लेने को तैयार नहीं थी। देखो होता क्या है कि क्रिमिनल केसेस आप फाइट कर रहे हो तो उसमें क्या होता है कि स्टेट वर्सेस केसेस हैं, आप केस फाइट करते रहोगे और ये यहाँ से अपना पैसे लेके चली गई, दूसरी शादी कर ली, हम केस की डेट्स पे जा रहे हैं। तब तक इतनी समझ आ गई थी थैंकफुली। मैं अटक गई, जब तक आप केसेस वापस नहीं लोगे यहाँ से 1 रुपया रिलीज नहीं करेंगे और हाई कोर्ट में अपील कर देंगे। ये लड़की की शादी तय थी, मैं देख रही थी इसको जिसके साथ ये घूम रही है, एक के बाद एक। मुझे ये तो पता था ये कहाँ कहाँ है, किस किस के साथ है, मल्टीपल। हाँ, और मैं तब तक मैं थोड़ी स्मार्ट हो गई थी, उतनी बेवकूफ़ नहीं रह गई थी जितना मैं घर में बंद थी और सिर्फ थोड़ा बहुत सोशल मीडिया कर लिया। सोशल मीडिया ने एक्चुअली हेल्प किया मुझे बहुत सारा। तो मैं देख तो रही थी, तो मुझे पता था कि गरज तो है इसको, ये लेगी वापस केसेस, पैसे चाहिए इसे। फिर इसने केसेस वापस लिए, फाइनली लिख के दिया कि हाँ अभी मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हूँ, और पैसे लिए और चली गई। पैसे ले करके कॉम्प्रोमाइज़ किया इसने? हाँ, तब इसने केस वापस लिया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरे पेरेंट्स को बार बार जाना पड़ रहा है, पैसे ले रहे ठीक है, पर कम से कम उनकी जान तो छूटे। अब वो बेचारे 60+ हो चुके थे, अब तो 70+ हैं दोनों। तो हर कोर्ट केस में उनको जाना पड़ता था, हर डेट्स में उनको जाना पड़ता था? हाँ, या तो मैं जाती थी या वो जाते थे। और उसको आने की वो भी आती होगी? बहुत कम आती थी, बहुत कम आती है, ये ऑप्शन होता है? हाँ। ओह, तो अभी फिर ये सब सारा सेटलमेंट कौन से साल में हुआ? 7 साल लग गए समझ लो। 7? हाँ। अच्छा, उसके पहले से स्टार्ट हुआ? हाँ, हाँ। इतने सालों तक कोर्ट कचहरी का पूरे परिवार ही चक्कर काटता रहा? पूरे परिवार चक्कर, बिना किसी दोष का, बिना किसी भी कुछ भी कहे, कुछ भी करे, उल्टा। मतलब मैंने चिल्लाई भी होती मैं तो मुझे थोड़ा ये होता कि हाँ भाई मैं चिल्ला तो ली थी कम से कम उसके ऊपर, मैं चिल्लाई भी नहीं है। उल्टा पैसे वो सब दिए। भरा हुआ था अंदर मेरे, हाँ, कि ना मैंने चिल्लाया, ना कभी थप्पड़ मारा, ना कभी गाली दी, लेकिन हमने इतना वापस इतना देना पड़ा हमें। सफरिंग हुआ, इज्जत गई। फिर वो एक्टिविस्ट ज्योति का जन्म हुआ। हाँ। कारण बोल सकते हैं? मैं ढूंढ रही थी कि कोई लोग होंगे जो हेल्प करते होंगे शायद, तब मुझे ये 1-2-4 लोग मिले सोशल मीडिया में। तब पटियाला हाउस कोर्ट में मीटिंग्स हुआ करती थी ये मेंस राइट एक्टिविस्ट्स की, मैं वहाँ गई, मुझे लोग मिले जिन्होंने, पहले मैं सबसे पहली बार मैं धरना में गई थी, इन लोगों ने एक धरना किया था 2012 में, इर्रिट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज करके एक लॉ आ रहा था जिसके विरोध में लोग धरना कर रहे थे, पर हमारे जैसे बहुत लोग इकट्ठे थे। मैं डरते डरते गई थी उस धरना में, मेरे मम्मी पापा भी गए थे साथ में, और फिर मैंने वहाँ सबसे पहली बार मीडिया से बात करी थी। तब मुझे ये एक्टिविस्ट भी मिली थी, दीपिका नारायण भारद्वाज, हम लोगों ने साथ में काफ़ी काम किया फिर, और अतीत राजपारा, विराग, ये सब लोग वहाँ ही मिले मुझे, राजेश वखारिया, ये सब लोग, ये ऑल दीज एक्टिविस्ट आई मेट
एंड आई गॉट इमेंस सपोर्ट फ्रॉम देम। एक होता है ना कि आप वो इमोशनली बहुत डाउन हो चुके होते हो, आपकी कोई पहचान नहीं है सोसाइटी में, जहाँ जा रहे हो आपके बारे में लोग बात कर रहे हैं, एटलीस्ट आईब्रोज तो रेज हो ही रही हैं कि ये वही हैं जिनके साथ ऐसे हो गया। यहाँ पे मेरे जैसे लोग थे जो जूझ रहे थे इन सब चीज़ों से। सो आई गॉट दैट, चलो लोग हैं, कम्युनिटी एग्जैक्ट। यहाँ मुझे नॉर्मल ट्रीट किया जाएगा, पागल नहीं समझेंगे लोग। बट ऐसे कम्युनिटी एग्जिस्ट भी करते हैं तो लड़कों को पता ही नहीं है। हाँ, किसी को नहीं पता है। काश पता होता अनुराग को, शायद बातें कुछ और होती। सपोर्ट सिस्टम है, कम्युनिटी सपोर्ट सिस्टम रहता। हाँ, मुट्ठी भर ही लोग हैं बट हैं। हाँ, भटकता नहीं शायद वो इतना। अभी आप ठीक हैं? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ। ठीक है, अभी हम लोग कुछ क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये जो रायता फैला हुआ है, ये इतनी प्रॉब्लम्स मर्दों के तरफ से मैं बोल रहा हूँ, मेंस को फेस करने पड़ते हैं, आपकी फैमिली ने फेस किया, उसका कारण कहीं ना कहीं फेमिनिज्म है। बहुत बड़ा कारण फेमिनिज्म है, बहुत बड़ा। मुझे ऐसा हमेशा बोला गया है कि औरतों पे अत्याचार हुआ है हजारों सालों से, ये बहुत फेमस है, मूवी में भी दिखाते हैं 5000 सालों की कहानी है। मुझे भी लगता था कि मेरे पे बहुत अत्याचार, आपको भी लगता था कि औरतों पर अत्याचार हुआ है, मुझे भी लगता था कि भाई अत्याचार हुआ, मेरी मम्मी सफ़र करती है, ये मतलब ये कहा जाता था। तथ्य क्या है, फैक्ट क्या है, ये तो मैंने सोचा भी नहीं, क्योंकि हम लोग कोई एक झूठ को भी आप 1000 बार बोलो तो सच मान लेते हैं। झूठ सच पे मैं नहीं जाऊँगा, आप बताएंगे, आप इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, लेकिन लेट्स इसको ट्रैक करते हैं। हज़ारों साल पहले, 5000 साल पहले चलते हैं हम लोग, चलते हैं सनातन धर्म जब भारतवर्ष हुआ, चलिए रामायण महाभारत के टाइम पे चलते हैं, ठीक है। वहाँ पे उस वक्त औरतों की स्थिति क्या थी, मर्दों की स्थिति क्या थी, क्या उस वक्त भी अत्याचार होता था औरतों पे, फ्रीडम क्या था? अगर हम सिर्फ रामायण और महाभारत की बात करें, कुछ एक दो एग्जाम्पल देके समझाइए कि क्या परिस्थिति थी। पहली बात कि आप क्या समझते हो कि सशक्तिकरण क्या है? क्या वो जो काम पर रोज धक्का खा के निकल रही है, अगर आप उसको सशक्तिकरण मानते हो तो बात अलग है। वो मजबूरी में जा रही है। बहुत सारी वुमेन इसलिए भी जा रही हैं क्योंकि उनको लगता है कि अपने हाथ में पैसे रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आई डोंट थिंक कि सतयुग या त्रेता युग ऐसा था जब राम हुए थे, ठीक है। वहाँ पर मैंने जितना समझा है, मैं नहीं कह रही हूँ कि मुझे बहुत पता है, लेकिन आई वेंट बैक टू वेदास और ये सब मैंने पुराण पढ़े। मुझे अभी भी वाल्मीकि रामायण गीता पर बहुत ज़्यादा विश्वास है कि जब वहाँ जाओगे तो आपको आंसर्स तो मिल ही जाएंगे। वो टाइम बहुत अलग था। मुझे नहीं लगता किसी को अधिकार दिए गए थे, कर्तव्य बताए गए थे। एज अ मैन आपका ये कर्तव्य है, उसी में मेरा अधिकार आ जाता है। एज अ वुमन मेरा ये कर्तव्य है, तो मैं अपना कर्तव्य कर रही हूँ, आप अपना कर्तव्य। जिम्मेदारी की बात होती थी, अधिकार की नहीं बात होती थी। कोई बात नहीं होती थी, किसी को कोई अधिकार नहीं था, सबको जिम्मेदारियां दी गई थी। एज अ ब्राह्मण आप ये हो, एज अ वैश्य आप ये हो, एज अ क्षत्रिय आप ये हो, तो चारों वर्ण अपना अपना काम कर रहे हैं और कुछ क्लैश नहीं हो रहा है। तो मेन वुमेन वाली तो बात ही नहीं थी उस टाइम पे, कोई बात नहीं। जेंडर जो कहते हैं, अगर मुझे ये बता दिया गया कि मेरे ये कर्तव्य हैं, बस बात खत्म है ना वहाँ पे। उसके बाद मैं क्यों हल्ला मचाऊंगी? हालांकि टसल्स थे, फैमिली लाइफ में होते हैं। एज अ ह्यूमन आप एक दूसरे ह्यूमन से आपको प्रॉब्लम हमेशा रहेगी, क्योंकि मैंने वाल्मीकि रामायण में ये पढ़ा है कि जब सीता बाहर जा रही, हालांकि मैं अभी रामायण के बारे में भी आप एक और चीज़ जो मैंने एक्सप्लोर की बताऊंगी। सीता जब वन जा रही है और यहाँ पर ये हो रहा है कि भरत राजा बनेगा, तो कौशल्या बहुत परेशान होती हैं कि भाई तुम पहले ही 2 बीवी ला के पत्नियाँ लाए हुए हो, मुझे तो हमेशा सौतन का वो करना पड़ा, हाँ अपीजमेंट करना पड़ा, और अब ये भी चली जाएगी और मेरे सौतन का बेटा राजा बनेगा तो मेरे लिए इनसिक्योरिटी हो जाएगी, भरत अगर राजा बनेगा। पर अब मुझे समझ में आता है इट्स अ जनरल ह्यूमन फीलिंग कि मेरे बेटा ऑब्वियसली मेरे से ज़्यादा अटैच्ड है, भरत तो उतना अटैच होगा नहीं, जबकि भरत ने कुछ और ही एग्जाम्पल प्रेजेंट कर दिया, दैट मेक्स हिम कुछ और, ठीक है। और रामायण में भी ये कहा जाता है कि कई बार कई रामायणें हुई हैं, ऐसा नहीं है एक ही राम हुए हैं, बार बार वर्ल्ड खत्म होता है फिर आता है, तो कई राम आते हैं, कई तरह की स्टोरीज हैं, क्षेत्रों की अपनी अलग स्टोरीज हैं, तो कोई एक रामायण नहीं है। ये वाल्मीकि ने जो देखा वो लिखा। तो मुझे ऐसा लगता है कि टसल तो डेफिनेटली रहा होगा, लेकिन किसी ने नारे नहीं लगाए होंगे इस तरह के, क्योंकि कोई अधिकार नहीं मांग रहा था। ये तो नॉर्मल जिंदगी की टसल है, वर्क प्लेस में हो जाती है।
एक लेडी तो दूसरी लेडी के साथ वो सारी गेम प्ले कर रही होती है, आप नहीं मांगती उनसे अधिकार। आपको लड़का दिखता है अगर वो कर रहा हो कि मैं एज अ वुमन, अगर लड़का कर रहा है वही वर्क प्लेस पॉलिटिक्स, तो आप कहोगे वो इसलिए कर रहा है क्योंकि वो आदमी है और मैं महिला हूँ इसलिए कर रहा है। मगर एक लेडी कर रही होती है तो आप एक्सेप्ट कर लेते हो उसे कि ये तो वर्क प्लेस की पॉलिटिक्स है। दैट्स, ये हमारे दिमाग में भर दिया गया है, बस और कुछ नहीं। तो अत्याचार जैसी चीज नहीं थी औरतों पे, मुझे अगर नहीं हम त्रेता युग और सतयुग की बात करें, क्योंकि जैसे द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, हाँ, ठीक है, सीता का अपहरण हुआ है, हम्म। लेकिन ये इसको अत्याचार में गिनेंगे या हम उसकी अदर साइड स्टोरी भी बात करेंगे? अदर कि साइड बात करनी चाहिए। पूरी महाभारत हो गई, पूरी महाभारत हुई है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए पूरी महाभारत हुई है, इस चीज यहाँ- का बदला हाँ, लेने के लिए पूरी बिल्कुल बिल्कुल रामायण और महाभारत राम है, हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। राम की जर्नी भी कैसे स्टार्ट हुई ये भी हमें देखना है। हाँ। कि किसी ने वो वरदान मांगा था, कैकेयी ने नहीं, कैकेयी ने मांगा था हाँ। ना, कि तो वो वनवास वहां से शुरू हुई वहां से बातें, शुरू हाँ। हुई। उसमें भी पूर्व जन्मों का बहुत कुछ, इसलिए मैं कर्म फल मानने लगी कि कैसे होगा, मैं इस युग में आऊंगा, ऐसे होगा, फिर वहां तक भी सनातन को लेके जाएंगे। रावण नाम का एक अत्याचारी राजा होगा जो ऐसा करेगा। कनेक्शंस हैं, डॉट्स आर कनेक्टेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के अब चलिए आते हैं मिडिवल पीरियड में। मैं ना सारे एरा को कनेक्ट करके एक व्यू पॉइंट से देखना चाहता हूँ कि इसमें औरतों का अत्याचार का जो जो नरेशन है वो कहाँ कहाँ से फिट शुरू- बैठ रहा है, कहाँ से शुरू हुआ एग्जैक्टली। तो मिडिवल पीरियड में मिडिवल हिस्ट्री अगर हम देखते हैं, जैसे चंद्रगुप्त का टाइम हो गया, आपका समुद्रगुप्त का टाइम हो गया, जब भारतवर्ष होता था, अखंड भारत होता था, जो इंडिया था वो दुनिया का सबसे अमीर और पावरफुल कंट्री में माना जाता था एज अ होल। सदर्न पार्ट भी ले लो, चोलाज हो गए, हाँ वो। उस वक्त मेन और वुमेन का क्या रोल था और क्या सीन था? उस वक्त भी औरतों पर अत्याचार होते थे? जो मैंने पढ़ा है, चंद्रगुप्त मौर्य के अंगरक्षकों में एक महिला थी, ठीक है। चंद्रगुप्त की माँ बहुत स्ट्रांग थी, ठीक है। वो उसी ने तो दिया था जब इन्होंने चाणक्य ने आके मांगा कि लड़का चाहिए मुझे तुम्हारा, हाँ ले जाओ, आई वॉन्ट हिम टू बी अ किंग। मैं बार बार बोलती हूँ, शिवाजी इसलिए पैदा हुए क्योंकि जीजाबाई थी। और सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया जाओगे ना, कृष्णदेव राय एक बड़ा राजा हुआ है, हम्पी का आज जिसने भी देखा होगा हाल। अहमद शाह अब्दाली ने 2 साल लगाए उसको जलाने में, 2-2.5 साल, तब जाके वो जल पाया। इतना अच्छा था, सिल्क रूट पे इनका अधिकार होता था। कृष्णदेव राय वॉज ट्रेन्ड बाय हिज 2 मदर्स, वॉरियर उन्होंने बनाया था इसको। रानी चेन्नम्मा भी थी यहाँ पे, ठीक है। बहुत सारी छोटी छोटी रानियाँ हुई, दुर्गावती हुई है, ठीक है। बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट्स में ऐसी हुई हैं रानियाँ। मगर फिर एक बात बताती हूँ मैं, जब इनके राजा नहीं रहे तब रानियों ने मोर्चा संभाला है आके कि हम संभाल लेंगे। फिर रानी लक्ष्मीबाई तो बहुत लेटेस्ट एग्जाम्पल है हमारे सामने, ठीक है। कोई अत्याचार नहीं था। अत्याचार तभी हुआ जब बार्बरिक्स, मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगी कि ये बार्बरिक थे या वो बार्बरिक थे, जब भी ये आए, इन्वेजन जब स्टार्ट हुआ, जब भी इन्वेजन्स हुए, और कुछ भी आप कर लो, विमेन एंड चिल्ड्रन हमेशा वल्नरेबल रहेंगे। वो है, ऐसा ही है, हम ऐसा ही रोल प्ले कर रहे हैं। और आदमी की पूरी जद्दोजहद होती है कि कैसे अपने विमेन और चिल्ड्रन को बचाना है। अगर आप अत्याचार देख रहे हो तो उस बेचारे पे भी तो अत्याचार है, उसकी ज़िंदगी यही बचाने में निकल जाती है कि मुझे अपने बच्चों को और स्त्रियों को सुरक्षित रखना है। तो जब आक्रमण हुए तब रूल्स बने कि आप यहाँ बाहर नहीं जाएंगी। अच्छा ठीक है, बाहर जाने से ये लोग उठा के ले जा रहे हैं लड़कियों को, स्कूल्स बंद करो, घर में पढ़ेंगी, ठीक है। ढक के रखो अपने आप को, जल्दी शादी कर दो, ये सब। अब बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स थे जो ख़त्म होने लगे। जैसे सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में मेंस्ट्रुएशन को लेके बहुत सारे रिचुअल्स हैं। फर्स्ट पीरियड सेलिब्रेट होता है। नॉर्थ में बिल्कुल चुप रहते हैं लोग, क्यों? वहाँ पे अत्याचार ज़्यादा थे। वहाँ फर्स्ट पीरियड सेलिब्रेट होता था सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में अच्छा। तो बहुत होता है। आंध्रा में तो बहुत ही अच्छे से मनाते हैं वो लोग। मुझे भी वो टर्म मैं भूल रही हूँ क्या बोलते हैं, प्यूबरिटी फंक्शन इंग्लिश में बोल देते हैं। बट नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में आप बात भी नहीं करोगे इसके बारे में। और वहाँ पे झूठ फैलाना आसान था कि देखो तुम्हें कैसे अलग रखा जाता है लोगों से। उसके पीछे का साइंस समझने की कोशिश नहीं की। कपड़े भी बदल गए होंगे? कपड़े भी बदल गए, कपड़े तो बहुत बदल गए। ढक के चलना है, अपने आप को कवर करके रखना है, बाहर नहीं जाना है, इससे बात नहीं करनी है, ये नहीं करना है। क्यों हुआ ये सब? क्योंकि वो टाइम बहुत ही अजीब टाइम था। तो क्या ये बोल सकते हैं कि पहले औरतों को ज़्यादा फ्रीडम इसीलिए था क्योंकि ज़्यादा बाहर सेफ्टी थी? हाँ, बट वो सेफ्टी चली गई तो मॉरल ग्राउंड्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे। मॉरल, अच्छा। हमारे यहाँ कितने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस थे। अभी भी बहुत गाँव में जब मैं जाती, मतलब मैं तो गाँव, मेरी शादी ही गाँव में हुई है, तो जब होली के टाइम पे लड़के लोग होली खेलने आते हैं, अभी जो स्वरूप है वो तो बहुत ही खराब है होली का। वो मेरे चेहरे की तरफ नहीं देखते हैं, वो मेरे पाँव में रंग लगा के जाते हैं।
गुलाल लगा के जाते हैं। अब आप, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल कि वो क्या मॉरल ग्राउंड्स रहे होंगे, क्या क्या बढ़िया वैल्यूज जो है, संस्कार जो है बहुत ऊंचे होते हैं। हाँ, तो उसमें औरत को प्रॉपर ऊपर जब दर्जा मेरे दिया नाना जी जाता है। घर में एंटर होते थे, मामी हैं, तो वो पहले बाहर से पुकारते थे, तब वो अंदर आते थे। तो सिर्फ रूल्स लेडीज के लिए नहीं थे, जेंट्स के लिए भी थे। पर अब इन लोगों को पढ़ा दिया गया कि भैया तुम्हें तो बहुत बांध के रखा जाता था, उनको किसी ने बताया नहीं ये चीज। हमारे स्पेशली सनातन धर्म की बात करें, जैसे देवियां हैं, पूजा होती है भगवान की, तो वो ऐसे ही तो नहीं था ना भाई। हाँ। इज्जत होती थी, उनका दर्जा औरतों का मुझे ऊपर। कोई और दूसरा वो बता दो धर्म जहाँ पे यत्र नार्यस्तु पूजन्ते कहा हो, किसी ने नहीं कहा। यहीं पे कहा गया है कि जहाँ जहाँ नारियों की पूजा होगी वहां पर स्वर्ग होगा। हाँ, ओके। कहीं नहीं कहा गया। मैंने पूरी क्रिश्चियनिटी देख ली है, मैंने कुरान हदीस सब पढ़ा हुआ है, ठीक है, बट मुझे नहीं मिला कहीं भी कि इतना ऊपर हो स्थान। मतलब फ्रीडम छोड़िए, पूजा होती है, उनको भगवान का दर्जा हाँ, दिया फ्रीडम तो जाता है। छोड़ ही दो, भगवान का दर्जा दिया कि जाता है। माँ ने कह दिया बस अब होगा। और ये पेट्रियार्की भी बिल्कुल बोगस टर्म है। उस पर भी मैं आऊँगा, ये भी एक टॉपिक है। तो फिर ये इन्वेजन से ये सारा रायता फैलना शुरू हुआ। फेमिनिज्म कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ? जब तब का यूएसएसआर, अभी का रशिया, ठीक है, जब यूएसएसआर में ये औद्योगिक क्रांति वहां से शुरू हुई, और यूरोप समझ लो, यूएसएसआर भी मत बोलो, लेट्स से यूरोप, ठीक है, जो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन और रशियन रेवोल्यूशंस हुए, जब वहाँ पे राजा लोग इतने अत्याचारी हो गए थे कि अब ये हुआ कि ये सिस्टम काम नहीं कर रहा है, गरीबी में मर रहे हैं लोग, और विच हंटिंग था वहाँ पे, ठीक है। तो अब मुझे जो समझ में आता है, जो मैं कड़ियाँ जोड़ रही हूँ, वो ये है कि औद्योगिक क्रांति जब आई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, तो ये हुआ कि इन चीज़ों से कमाया जा सकता है। अब कमाया जा सकता है तो कैसे कमाएंगे? पहले तो मजदूरों को ये बताया जाएगा कि भैया तुम, अत्याचार है, अत्याचार इंडीड था, बट उसको मिस डायरेक्शन कर दिया गया कि ये लोग अत्याचारी है, इनको खत्म कर दो और अपने ग्रुप्स बना लो। कर वो भी यही रहे हैं आज, ठीक है। फिर कार्ल मार्क्स का जन्म होता है, जो मार्क्सिज्म आ जाता है, ठीक है, कि और मार्क्सिज्म में क्या है कि एक शोषक होगा, एक शोषण करने वाला होगा। तो अब उसी में पूरी दुनिया को बांट दिया इन्होंने, इंडस्ट्रियलिस्ट, मजदूर, मर्द, औरत, ठीक है, ऐसे करके बांटते चले गए। और जहाँ जहाँ इनको जो भी वर्ण व्यवस्था में आए, तो बोला कि तुम जो सवर्ण लोग हो वो दबाते थे नीचे वालों को। तो वैसा संसार भर में करना शुरू किया इन लोगों ने। और जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो चीज़ों की ज़रूरत पैदा करी गई कि इन चीज़ों की आपको ज़रूरत है। और हम खरीदेंगे कैसे उसको? जब हमारे मन में वो डाला जाएगा, इनसिक्योरिटीज, इसकी तो आपको तुमको वन एग्जाम्पल इज, जो ये मॉडर्न डे डॉक्टर्स हैं, ठीक है, कुछ सॉल्व नहीं कर रहे हैं, तुमको भी पता है बहुत अच्छी तरह से, ठीक है, तो उनकी पहले पुराने वालों को खत्म करोगे तभी ना नए इंट्रोड्यूस करोगे। तो कहते हैं विच हंटिंग में इन्होंने वो महिलाएं मार दी जिनको ये प्रेगनेंसी और विमेन रिलेटेड डिजीजेस को लेके बहुत सारी जानकारियां थी, जो यूं ठीक कर देती थी हर्ब्स लगा के। जो अभी हम लेडीज जो लोग सुन रही होंगे, पीसीओडी, पीसीओएस, दुनिया भर के यूट्रस से रिलेटेड इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं लड़कियों को, इनके सबके इलाज इनके पास थे। बट यूरोप में विच हंटिंग इतना चला कि वो जो भी इलाज और रिचुअल कर रही थी उसको विच बोल के मार दिया इन्होंने, ठीक है। तो इस बात पे जो है फेमिनिज्म आया कि भाई ये देखो औरतों पे अत्याचार हो रहा है, महिलाओं पे अत्याचार कर रहे हैं। ये वहाँ जोड़ दिया गया, वहाँ पे जोड़ दिया गया। और उन लोगों ने जोड़ा जिनको कुछ प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना था, कुछ तो चलाना था। इनसिक्योरिटीज डाली गई कि ये जो मार्क्स है ना मेरे चेहरे पर, इससे मैं सुंदर नहीं दिख रही हूँ, तो अब ये ब्यूटी प्रोडक्ट मार्केट में आएगा, क्या करोगे? फेमिनिज्म के थ्रू बेचोगे कि कॉन्फिडेंस, अपने ये सशक्त नारी हो। सैनिटरी नैपकिन्स कैसे इंट्रोड्यूस हुए मैं बताती हूँ। पहले हम लोगों के पास, सबके पास पता था सबको कि ये हम लोगों के पास स्पेशल कॉटन के कपड़े होते थे जो यूज़ होते थे, और रीयूजेबल सब पैड्स यूज़ करते थे, और 5 days वो लेडी अलग रहेगी, पूरा आराम है, सब कुछ है। अब इन लोगों को सैनिटरी नैपकिन मार्केट में लाना था, तो इन्होंने ये बोलना शुरू किया कि इस कपड़े से इन्फेक्शन होता है, ये होता है, रीयूजेबल खराब चीज़ें फैलाना है, हाँ, एलर्जीज होती हैं, ये होता है, और देखो क्यों वुमेन बाहर क्यों नहीं जा सकती, सैनिटरी नैपकिन देंगे तो आप बाहर जा सकते हो। सही बात है, जा सकते हैं, टैम्पोन्स हैं, सैनिटरी नैपकिन, अब आप बाहर निकल रहे हो। अगर आप घर का बना हुआ कपड़ा यूज़ करोगे, आप घर पे रहोगे, बाहर निकलिए तो भी आपको पीरियड लीव चाहिए। आप समझ रहे हो दोनों चीज़ों को कैसे मर्ज करके पागल बनाया गया हम लोगों को। तो बट पीरियड का जो 5 दिन रीयूजेबल पैड्स है मार्केट में, बाय द वे। हाँ, राइट। तो वही आ गए ना वापस, अब नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है अगर लड़कियां बाहर जा सके, 5 दिन काम कर सके?
आपकी बॉडी जो एक पुरुष की बॉडी होती है और जो फीमेल बॉडी होती है, दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। उसको डिफरेंट काम करने के लिए बनाया गया है, इसको डिफरेंट काम करने के लिए नेचर ने बनाया है। लड़कियां नर्चरर्स हैं जो विमेन हैं, एंड दे आर वेरी गुड मैनेजर्स ऑल्सो। जिन ऑफिस में वो बैठ के सिर्फ मैनेज करें, एचआर में ज़्यादातर लड़कियां हैं, कॉर्पोरेट में भी, वो बहुत अच्छा कर रही हैं। ऑर्गेनाइज करना, सबको बोलना, ये सब वो बहुत अच्छा करती हैं। अब वो लड़की जो ये काम बहुत अच्छा कर सकती है, जो घर बहुत अच्छा चला सकती थी, नर्चर बहुत अच्छा कर सकती थी, उसको आपने बाहर भेज दिया। तो आपका वो जो साइकिल है ना, जो 5 दिन आपको डिटॉक्सिफाई करने के लिए प्रकृति ने रखे थे, उसमें अब आप बाहर जा रहे हो आराम करना। हाँ, आपकी एनर्जीज लो हैं, आपका फ्लो जा रहा है, विच मीन्स आप बहुत लोअर उसमें हो, एंड यू आर मीटिंग पीपल नाउ, और आप उनकी एनर्जीज से इफेक्ट होते हो, ये आपको भी पता है बहुत अच्छी तरह से। आप ऐसी जगह पे जा रहे हो जहाँ की एनर्जीज बहुत हाई हैं, मंदिर जाने को ये लोग बोलते हैं, और आप लो एनर्जी में हो, आपका क्लैश होगा, आप बीमार पड़ोगे, आपको डिप्रेशन होगा, आपको तरह तरह के प्रॉब्लम्स होंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। और ये होता है लड़कियों के साथ, जो कह रही नहीं होता है, 101% देखा मैंने होता है। आपको फर्टिलिटी रिलेटेड इश्यूज होंगे, बहुत हैं। 10 साल पहले IVF सेंटर्स नहीं दिखते थे, IVF से बच्चे पैदा हो रहे हैं अब तो बहुत ज्यादा हो रहे घड़ी हैं। आप हर यहाँ पे आपको 4 दिखते हैं, हाँ, क्योंकि और बच्चे हो ही नहीं हर मुझे डेटा तो नहीं पता, लेकिन मैं बहुत लोग जानता हूँ, मेरे दोस्त करीबी लोग आईवीएफ के थ्रू ही कंसीव हो रहा नहीं है। कर तो एक पा अलग ही नया प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया, Yes. कंसीव नहीं कर पा रहा। आप दुनिया भर के इतने सारे एड्स और सब दिखा रहे हो, बट आपका जो असली काम है बच्चे पैदा करना, आप नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपके दिमाग में डाल दिया हम कोई बच्चे पैदा करने की मशीन थोड़ी जो आपने सेंटेंस लिया, ऐसा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है उनको हाँ। कि ऐसा मेरा असली काम बच्चे पैदा करना है। हाँ, बट तो आप ये- बोलो कि हाँ है ना, क्या प्रॉब्लम है उसमें। इस चीज को नहीं एक्सेप्ट कर पाती हैं लड़कियां आजकल। हाँ, और आपकी बॉडी बदलेगी, डेफिनेटली बदलेगी। आप IVF करवाओगे तब भी बदलेगी आपकी बॉडी। बहुत सारी लड़कियों से मैं बात करता हूँ, मेरे दोस्त है, तो उनको अपनी बायोलॉजी को लेकर के भी इश्यूज हैं हाँ, कि ये पीरियड को लेकर वो बहुत रोती है, तकलीफ होता है, 4-5 दिन तकलीफ होती है, तो उनके लेकर के वो बहुत रोती हैं और कहती है कि यार क्या है, क्यों हम औरत पैदा हुए, ऐसी बॉडी क्यों है हमारे साथ। तो ये उनको एक प्रॉब्लम है। ऊपर से फिर जो पीरियड को लेकर के गाँव वगैरह में पहले भेदभाव होता था, भेदभाव बोलते थे उसको, हाँ, कि छुआछूत की तरह कि उनको टच नहीं करना, अलग रखना, बर्तन भी अलग दिया जाता था। उसके पीछे भी क्या कोई स्टोरी है? क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों होता था, लाइक क्या वो अच्छे इंटेंशन से स्टार्ट किया? हाँ, एक्चुअली जो मैंने अभी स्टडी किया है उस हिसाब से ये कलयुग में ये सब होना शुरू हुआ है विमेन को, कुछ श्राप के तहत। वो स्टोरी पूरी मुझे अभी याद नहीं आ रही है, पर अलग रखना बहुत अच्छा था। अभी भी तो आप पीरियड लीव दे रहे हो ना, बड़े सारे कॉर्पोरेट्स ने दिया, अभी ओडिशा गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया। क्यों स्टार्ट किया? अगर वो प्रॉब्लमेटिक नहीं है तो। एक्चुअली पीरियड प्रॉब्लमेटिक नहीं होना चाहिए, पेनलेस होना चाहिए, आराम से होना चाहिए, मगर क्योंकि हम रिचुअल्स नहीं मान रहे हैं, खाना पीना भी हमारा कॉन्टामिनेटेड हो ही गया है, लड़कियों का कुछ भी खा रही हैं, कहीं भी जा रही हैं, किसी से भी मिल रही हैं, इस वजह से अब उनको प्रॉब्लम होने शुरू हो गए हैं। इसीलिए हमारे जो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, जहाँ मैं कहती हूँ अभी भी कुछ थोड़ा बहुत बचा हुआ है कल्चर, वहाँ पे फर्स्ट पीरियड सेलिब्रेट होता है ताकि लड़की को वो अच्छी यादें रहें। अब वो वेट करती हैं लड़कियाँ वहाँ पे, उनको पहले से बता दिया जाता है, फैमिलीज आती हैं 5th डे, जब वो ठीक हो जाती है, पवित्र माना जाता है, नहला के फिर सारे रिश्तेदार आते हैं, उसको गिफ्ट दे रहे हैं। नाउ शी विल हैव गुड मेमोरीज ऑफ पीरियड्स, कि भाई ये तो बड़ा अच्छा है, मज़ेदार है, ये तो अच्छी बात है। तो अब वो रोएगी नहीं बैठ के उसको लेके, ये रोएंगे वही जहाँ पे ये बनाया गया है प्रॉब्लमेटिक, जहाँ पे एक्चुअली माँ को नहीं पता तो वो बेटी को क्या बताएगी, वैसा है। सो मैंने ये कहना शुरू किया है कि अभी ये छुपा के मत रखो, वो जो पीरियड टॉक करने को कह रही है वो करो, बट सही तरीके से करो। आप हो लोअर चक्रास में, यू शुड नॉट गो टू हाई चक्रा प्लेसेस। व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दैट? अभी एनर्जी और चक्रा बोलो तो समझ में आता है, हाँ। आप रीति रिवाज बोलोगे तो वो कहेंगे हमें दबा रहे हो। ये प्रॉब्लम है, बताया गलत गया है, पता ही नहीं है लोगों को। और उसके पीछे भी अगेन वही प्रोडक्ट वाला एजेंडा, वही कमर्स, वही बिजनेस। बिल्कुल। हो तो खेल कहीं बहुत ऊपर लेवल पे बहुत कुछ चल रहा है, बहुत ऊपर लेवल पे चल रहा है। मैं इधर जब आ रहा था बैंगलोर ना, फ्लाइट में, इंडिगो की फ्लाइट थी, तो मैंने मैगजीन होता था, मैगजीन खोला, एक 60 मैगजीन होता है, उनको ओपन किया, तो उसमें पहले पेज पे मुझे देखा एक एयर होस्टेस थी, उसने हाथ में एक प्लेकार्ड लिया हुआ था, उसमें लिखा हुआ था एस्केपिंग पैट्रियार्की। मतलब इतने 40,000 फीट पे है, 30,000 फीट पे ये मैंने भी देखा, किसी और ने भी मुझे बताया। मैं बोला अरे वाह क्या बात है, एस्केपिंग मतलब आप जहाज में आपको आना पड़ रहा है पैट्रियार्की से भागने के लिए। और पैट्रियार्की का बनाया हुआ जहाज, पैट्रियार्की का, हाँ। राइट ब्रदर। तो अच्छा, अभी तो ये मतलब पैट्रियार्की क्या होता है, ये सच में एग्जिस्ट करता है?
क्या है, और अगर करता भी है, मान लीजिए करता है, थोड़ी देर के लिए मान लेते, तो इससे नुकसान औरतों को कितना है, मर्दों को कितना है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। हाँ, तो पेट्रियार्क नाम का एक धर्म होता था फॉर्मर यूएसएसआर में, जिसका हेड पेट्रियार्की चलाने वाला बोला जाता था, पेट्रियार्क बोलते थे उसे, एंड्रू करके कोई था और बहुत सारे नाम है उसमें, हाँ, टॉमस और ये सब। हाँ, तो वहाँ से इन्होंने ये टर्म लिया। एक्चुअली ये वहाँ का टर्म है, हमारे यहाँ का नहीं है। वहीं सब ये भी फॉरेन से सब इंपोर्ट वहीं किया से है। ला रहे हैं, अपना कुछ नहीं है इनका। उसको हिंदी में इन्होंने पितृसत्ता बोल दिया, जबकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो इंडिया में बहुत जगह मातृसत्ता चलती है, और बल्कि जहाँ पर हम पितृसत्ता बोलते हैं वहाँ भी माँ चुपके से बता ही रही होती है ये करना है, पैसे उसके हाथ में होते हैं, वही दे रही होती है फादर को खर्च करने के लिए या किसी और को। तो पेट्रियार्की अगर हम मान भी लें तो सब जगह है नहीं, ठीक है, बहुत जगह मैट्रियार्की चलती है यहाँ पे, और हमारे यहाँ का टर्म नहीं है, तो हम जबरदस्ती घुसा रहे हैं। पेट्रियार्की मतलब मर्दों का कंट्रोल, बस मर्दों का कंट्रोल रखना, और मर्दों का कंट्रोल सब जगह है नहीं। अगर होता तो पार्लियामेंट में ज़्यादातर तो लड़के हैं, आदमी हैं, वो अपने लिए लॉ बनाते ना, तुम्हारे लिए क्यों बनाते हैं? अगर सच में पेट्रियार्की एग्जिस्ट करती, आप सोचो, हम लेडीज घर में रहते थे ज़्यादातर, हमारा काम था घर को संभालना, तो बेचारे आदमी लोग बैठकर ये देख रहे थे कि हमारा काम कैसे आसान करना है। डिश वॉशर आ गया, फ्रिज आ गया, वॉशिंग मशीन आ गई, अब आप कह रही हो हम चलाएंगे नहीं है, क्योंकि हम ही क्यों धोए कपड़े। ये सब पागलपन चल रहा है ना। तो ये मेरी बात हो रही थी, हमारे फॉर्मर एक्टिविस्ट ही रह चुके हैं, अब अभी वो मेन टॉक चलाता है, एडवोकेट रुपेंद्र सिंह, वो कह रहा था आप लेडीज ने क्या क्या इन्वेंट किया ये बताओ हमारे आराम के लिए। मैंने कहा कलेश इन्वेंट किया तुम्हारा कितना मनोरंजन होता है उससे ये तो मजाक की बात हो गई, बट उसने सच में बोला कि हमने कितनी सारी चीजें इन्वेंट की। और हम जब घर बना रहे हैं ना, तो एक्चुअली देखा जाए तो पुरुष को घर की कोई जरूरत नहीं है। मैं कभी कभी मेरे हस्बैंड से ये बात बोलती हूँ कि तुम घर में कितनी देर रहते हो, तो हाँ सही बात है, ज़्यादातर हम रह रहे हैं घर में, हम उस घर का फ़ायदा उठाते हैं, हम वहाँ पे मेरे लिए ये लगा के दे रहे हो, वो लगा के दे रहे हो, ये पैसे रख लो फलाना। आदमी अपने ऊपर बहुत कम करता है। तो अगर पेट्रियार्की सच में होती तो वो अपने लिए करते सब कुछ, वो तुम्हें छोड़, सच में पेट्रियार्की आ जाए ये सब के सब परेशान हो जाएंगी। अभी ये तो सिर्फ अपने लिए सोच रहा है बैठ के, वो खुद के ऊपर खर्च कर रहा है, खुद के लिए कपड़े ला रहा है, अपने ही ला रहा है, अपने ही लिए, हमारे लिए कुछ दे ही नहीं रहा। हो सकता है कुछ घरों में ऐसा होता हो जहां पर वो अपने फायदे के लिए कर रहे हो, बट इट्स नॉट एप्लीकेबल टू ऑल ओवर इंडिया या वर्ल्ड। बट घर चलाने का जो बोझ होता है, जो कमाने का, 4-5 लोगों को खिलाइए, जो जितने भी परिवार के लोग हैं, और वो पूरी लाइफ वो करते हैं, जो मर्द होते हैं, तो ये भी पेट्रियार्की में ही आता है ना, अगर पेट्रियार्की है। वो कहती हैं पेट्रियार्की का ज्यादातर बोझ तो आदमियों पर ही है। व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज लड़के मैस्कुलाइन ना रह के वो वैसे वाले हो जाएं। अभी आई एम टोटली अगेंस्ट इट, लड़कों को अपना काम करना चाहिए। हाँ, okay. हम लोग तब तक सुरक्षित हैं जब तक ये लोग अच्छे से अपना काम कर रहे हैं। जिस दिन इन्होंने छोड़ दिया ना कि ठीक है चलो हम भी घर में बैठ के सीरियल देखेंगे, बर्बाद हो जाओगे उस दिन आप। इंडिया कैप्चर हो जाएगा। मुझे तो लगता है ज्यादातर प्लान वही है कि आर्मी वीक हो जाए, लड़के वीक हो जाए, मैस्कुलिन ना रहें, ताकि इस देश पे कब्जा करना आसान हो जाए विदेशी ताकतों का। ये भी एजेंडा है, मतलब हाँ, ये भी एक बड़ा खेल आप देखो फैमिलीज टूट रही है ना यहाँ पे। हमारे देश में 150 करोड़ लोग हैं, ठीक है, कितना बड़ा बाजार है। जब तक इसको तोड़ोगे नहीं तो आपका फायदा कैसे? क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज में ज्यादा, चाइना हो गया, इजराइल हो गया, जो बड़े जहाँ जो हमेशा खतरे में रहते हैं, वहाँ पे सारे मर्दों को, ये सबको, सिटीजन को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जाती है, टफ आर्मी ट्रेनिंग दी जाती है। हमारे देश में ऐसा नहीं होता। एक्चुअली मैं भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि जो बच्चों की परवरिश हो रही है ना, वो एक जो लड़का है उसको मैस्कुलिनिटी की तरफ नहीं, उल्टा वापस फेमिनिन एनर्जी या ट्रेड ज्यादा है उसमें। हाँ, वो हो रहे हैं। तो वो एक्सप्लॉइट होने के चांसेस उस लड़के के ज्यादा है, किसी भी तरीके से, बहुत ज्यादा है। और मुझे लगता है कि एक्सप्लॉइटेशन होता है, हर फील्ड में होता है, और वो इसलिए नहीं होता है कि आप औरत हो, मर्द हो, आप इसलिए होता है कि आप कमजोर हो। वो मर्द भी हो सकता है ना। हाँ, जो तेज हैं, जो पावरफुल हैं, वो कमजोर को एक्सप्लॉइट करेंगे। पावर करप्ट्स। हाँ, वो एक्सप्लॉइटेशन, इट इज अबाउट एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, वापस पेट्रियार्की पे आते हैं। तो पेट्रियार्की एग्जिस्ट सही मायने में नहीं करता है, ये इट्स अ मिथ। दिस इज व्हाट यू थिंक। ओके, बिग मिथ जो सर में भर दिया गया है। जब लड़कियों को कोई भी लॉजिक नहीं मिलता है तो वो ये बोलती हैं पेट्रियार्की बहुत है। जहाज पे भी 40,000 फीट के ऊपर भी खड़े होकर दिखा रहे हैं, अच्छा खासा कमा, बच गए भैया पेट्रियार्की। सोचो उनको कितनी सुविधाएं हैं, बहुत कमाती हैं वो, उसके बावजूद उनके दिमाग में है कि पेट्रियार्की है। नहीं, बट मेरी जो रीडिंग है ना, ऑब्जर्वेशन है कि ये फेमिनिज्म और ये एक्टिविज्म जो औरतों का है, वो इट इज ऑल प्रिविलेज्ड लोगों का ही है।
यस। और आप देखो, मैं कल मतलब मैंने बहुत दिन से ऑब्जर्व किया हुआ है कि कैसे पावरफुल घर की लड़कियां ये सब बकवास करती हैं। एक बार रिप्ड जीन्स को लेके एक चीफ मिनिस्टर थे, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर थे कि मिनिस्टर थे, आई डोंट रिमेम्बर, उन्होंने कह दिया था कि भाई कहीं जा रहे हो तो ये रिप्ड जीन्स मत पहनो, फटी वाली, हाँ लड़कियों पर तो बहुत ही खराब लगती है, बस उन्होंने इतना कहा था। और उसके सुलग बाद गई। फटी जीन्स के साथ जो पिक्चर्स पोस्ट किए लड़कियों ने, कुछ गलत नहीं कहा था। आप अगर ये भी देख लोगे वास्तु भी, तो उसमें भी फटे कपड़े पहनने को मना करा जाता है। ये जो अमिताभ बच्चन की जो नवासी है ना, नव्या नवेली, उसने स्टार्ट किया था कि पेट्रियार्की इज फोर्सिंग अस, दे आर डिसाइडिंग व्हाट क्लोथ्स वी वेयर। मेरे को लगा तुमको कौन सा दुख है बेटा, सबसे जो सक्सेसफुल आदमी है फिल्म इंडस्ट्री की, उसकी नवासी है, तुम्हारे लिए सारे दरवाजे खुले हुए हैं। और इनको देख के साधारण लड़कियां बिगड़ती हैं। तुम्हें मालूम नहीं है तुम्हारी लाइफ और उसकी लाइफ में कितना फर्क है। वो आज कहीं तो आईआईएम में उसने एडमिशन लिया, तो सब उसकी कैट की पोजीशन पूछ रहे थे कि तो कौन सी रैंक थी, बताओ कैसे तुमने एडमिशन ले लिया। तो ये लोग, सोनम कपूर जैसे लोग जब बैठ के बात करते हैं, जिनके लिए, और बाद में वो एक बड़े बिजनेसमैन से शादी करती है, होम मेकर ही बनती है लंदन में जाके, काम भी करती है, अपने हाँ, कपड़े भी खुद सारी आवाज उठाने वाली लड़कियां वैसी। हाँ, हाँ, वहां तो नहीं मिलेगा आपको कोई काम करने वाला। उससे बेटर पोजीशन में मैं हूँ, क्योंकि मेरे पास एक खाना बनाने वाला भी आ जाएगा, कपड़े धोने वाले भी कोई ना कोई मिल ही जाएगा। लेकिन हमको पढ़ा दिया कि पेट्रियार्की है, हमको पागल बना रहे हैं लोग बैठ के, हमारी लड़कियों को। ये प्रॉब्लम है, लड़कियों के पास बुद्धि नहीं रह गई। थोड़ा लॉजिक लगा के सोचे तो उनको समझ में आ जाएगा कि पेट्रियार्की अगर है तो उनके बेहतरी के लिए हाँ उनको बिल्कुल बेनिफिट है। कर रहा और क्या, वो क्यों जाकर करती है फिर, वो ना करे शादी, वही कर रही है वो भी अच्छी से। वो ऐश्वर्या राय को कोई पूछ रहा था ना, डू यू मेक पराठास एट होम, शी सेड यस आई डू। क्या प्रॉब्लम है, करते हो आप काम घर में अपने लोगों के लिए, अपनी बच्चों के लिए करते हो, हस्बैंड के लिए करते हो। घर का काम करना को ऐसा दिखाया गया है कि बहुत बुरी चीज है। हाँ बहुत बुरी चीज है। मतलब मैं क्यों ऑपरेशन है, खाना बनाऊं, ऑपरेशन है। आप ऐसे मैं भी सोचती थी ना, मैं क्यों खाना बनाऊं किसी के लिए लेकिन अब ये खाने के लाले पड़े हुए हैं और बिजनेस चल रहा है, स्विगी जोमेटो दुनिया भर का। आपको और बताया जाएगा कि हाँ आपसे खाना बनवाया जा रहा है, देखो ये अपना बिजनेस चलाएंगे उस पे, आप बीमार पड़ोगे, डॉक्टर बैठे हुए हैं। मैं ऐसे ये लिंक्ड है सब। हाँ, मैं 2-3 कपल्स को जानती हूँ जो आईवीएफ जब लेने के लिए गई, तो क्योंकि आईवीएफ इज नॉट दैट इजी, उसमें आपको एक प्रॉपर डाइट फॉलो करने को दिया जाता है कि आप ये डाइट करोगे, एक्सरसाइज करोगे, सुबह उठोगे, टहलने जाओगे। क्या बोल रहा था हमारा ओल्ड स्कूल विजडम, यही तो बोल रहा था, घर का खाना खाओ। उस लड़की को घर का खाना बनाना नहीं आता, उसको दाल भी बनानी नहीं आती, और घर का दाल सब्जी चावल बोला है, स्विगी जोमेटो बंद किया है, बैक टू पेट्रियार्की अब बोल दो डॉक्टर आदमी है इसलिए बोला उसने मुझे। अरे तुम्हारी भलाई के लिए था, अपने हाथ से बना के खाओ, ठीक रहोगे आप। सब पूरी दुनिया कहती है ये बात। अमेरिका में इतने सारे प्रॉब्लम्स आज के टाइम पे हैं, हेल्थ इश्यूज, वो पैकेज्ड फूड बेच रहे हैं, यही यहाँ भी प्लानिंग है उनकी। मैंने देखा है परोटाज आने लग गए हैं पैक्ड वाले, आप बना के खा सकते हो, बहुत ईजी है उसको बनाना, कुछ भी नहीं है। तो ये बता दिया गया लड़कियों को कि हम ही क्यों खाना क्यों बनाए, ठीक है मत बनाओ, फिर उनका तो बिजनेस चल रहा है, तुम मत बनाओ। मतलब ये सारा जो फंडा है ना फेमिनिज्म का, एक्टिविज्म का, वो फॉरेन इंपोर्टेड है। हाँ हाँ, इंडस्ट्रियलाइजेशन बंद कर दो, आज खत्म हो जाएगा ये। क्योंकि जिस तरीके से भारत में चल रहा था, फेमिनिज्म की जरूरत तो थी नहीं, ऐसा कुछ। हाँ जरूरत नहीं हाँ, थी, ये तो सुधार की जरूरत थी। जब आपने एजुकेशन, ठीक है आप एजुकेशन भी बोल रहे हो कि महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं थी, जितनी तब जरूरत जिस चीज की थी वो पढ़ी लिखी थी उतनी। मेरी दादी नानी लोग को रामायण महाभारत और गीता पढ़नी आती थी। पढ़े लिखे तो मर्द भी नहीं थे ना उस जमाने में, Exactly. कोई जरूरत भी नहीं थी। हाँ, वैसे काम ही नहीं मेरे था। दादाजी जो थे ना, मेरे बाबा, वो 10th या 12th पास थे, क्योंकि तब उतने में नौकरी मिल जाती थी, इसी के लिए पढ़ते थे बस वो लोग, कि नौकरी वो भी मिल जाए, तब जब बस। वो कुछ या ऐसे फील्ड में जाना चाहे जहाँ पे कुछ पढ़ाने की जरूरत हो। ज्यादातर लोग तो मजदूर और रिस्की काम करते थे, बस वही बात तो है। वहाँ पे पढ़ाई की जरूरत होती नहीं थी, खेत में काम करते थे। हाँ, फिर आया टेक्नोलॉजी, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, वही बोल तब रही जरूरत हूँ। पड़ गई दिमाग की। आज खत्म कर दो ये कॉर्पोरेट और इंडस्ट्रियलाइजेशन, फेमिनिज्म खत्म हो जाएगा। हाँ, ये भी मैं जानना चाहता हूँ कि दोनों का बहुत, मतलब टेक्नोलॉजी का जहाँ पे ब्रेन, जो मसल से लेकर ब्रेन को जो पावर शिफ्ट हुआ है ना, तब जाकर के ये फेमिनिज्म आया है। क्योंकि फेमिनिज्म हमेशा जो भी डिमांड करता है वो बंद कमरे में एसी वेसी और वो कंफर्टेबल माहौल, और जहाँ दिमाग का भी यूज हो, विच मेक सेंस। क्योंकि जब दिमाग की बात आती है तो मेन और वुमेन में क्या फर्क है, कुछ नहीं है। ब्रेन इज ब्रेन, राइट। फिजिकली लड़के थोड़ा सा फर्क फीमेल और मेल ब्रेन में होता है, बट दैट इज अ डिफरेंट थिंग। हाँ, मतलब कंप्यूटर के पीछे बैठ के काम करने के लिए जो स्किल चाहिए होता है, उसमें कोई जेंडर वाला कोई रोल नहीं है।
रो नहीं है। हाँ, बॉर्डर पे लड़ना है या किसी से फाइट करनी है तो जेंडर का रोल आता है, उसमें औरत नहीं कर पाएगी। हालांकि ये स्टेटमेंट भी लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, सीवेज साफ करने में, रिस्की बड़ी काम, बिल्डिंगों की सफाई, झूलते हुए पेंट, सफाई ये करने में, सब, वो हाँ। वहां पर मुझे कोई लड़की उसमें नजर वो नहीं आती। आरक्षण भी नहीं मांगेंगी, नहीं मांगती। आरक्षण वो एसी ऑफिसेज में ही मांगेंगी। तो मतलब अगर हम वापस 1000 साल पहले चले जाएं, जहाँ पे कत्लेआम खुलेआम होता था, इन्वेजन्स होता था, तब इनको पैट्रियार्की अच्छी लगेगी, तब तो ये सारा फेमिनिज्म सब खत्म हो जाएगा। खत्म हो हाँ, जाएगा। आज इनको छोड़ दो, अफगानिस्तान छोड़ दो, इनको यहाँ अच्छा लगने लगेगा। ये नहीं हमारी कंट्री बहुत अच्छी है, मैं सच बता रही हूँ ये बात। और हमारी कंट्री से सेफ, अब ये लोग बोलते हैं ना यूएस चले जाओ, वो भी सेफ नहीं है। मैं इस पे भी आ रहा था एक्चुअली, बट इस पे बात करेंगे। इसको पहले मैं मर्दों के बारे में, लेट्स टॉक अबाउट मेन। ये हम शेयर क्यों नहीं कर पाते अपने चीज़ें, रख क्यों नहीं पाते हैं, क्या रोकता है हमें? मतलब मैं, मेरी फैमिली में मेरे पापा हूँ, मैं हूँ, इनफैक्ट मेरे साथ भी हुआ है, जब हमारे ऊपर प्रॉब्लम आती है, जब हमें रोना होता है या कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हम नहीं बता पाते हैं, शेयर नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्यों है? मतलब क्या है, क्यों मर्द बात नहीं कर पाते, शेयर नहीं कर पाते? उसको मैस्कुलिनिटी से जोड़ दिया गया, यू विल बी लेस मैस्कुलाइन अगर आप बात करोगे तो। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि लड़कों को बहुत ज़्यादा बात करनी चाहिए भी नहीं किसी से। कोई एक के साथ आप कन्फाइड करते हो, कोई फ्रेंड होता है या फादर। और जो हमारे देश में अब जो एक चीज़ हो गई है कि भाई भाई के बीच में काफ़ी दूरी, बाप और बेटे के बीच में काफ़ी दूरी, या कहीं पर फादर फिगर अवेलेबल ही नहीं है, तो अब वो लड़का कहाँ जाएगा? माँ से आप उस तरह बात कर सकते हो बट उस तरह नहीं कर सकते हो। तो ये एक प्रॉब्लम है। और हमने एक्सप्रेशन दिया भी नहीं है। आदमी के पास 2 एक्सप्रेशन होते हैं, एक वो गुस्सा वाला, ठीक है, और एक होता है चुप रहने वाला, बस। इसके अलावा 2-3 और एक्सप्रेशंस जो हैं दुनिया में, हंस के बोलना, ये करके बोलना, वो हमने दिए नहीं है बॉयज़ को। रो के बोलना, वो सब नहीं दिया है। तो वो 2 ही यूज़ करता है। आप देखोगे एग्रेशन होता है, मार देता है, किसी को मार दिया गुस्से में आके, या वो चुपचाप चला गया, डिप्रेशन में हुआ, सुसाइड कर लिया उसने। बस ये 2 एक्सट्रीम पे चल रहे हैं। बीच के सारे एक्सप्रेशंस, इमोशंस सब गायब है, दे ही नहीं रहे हम, वो स्पेसेस ही नहीं है। मैं पता नहीं कितने लोगों को ये बात समझ में आएगी। क्रिकेट था, लड़के पैशनेटली देखते हैं, एकदम इन्वॉल्व होके देखते हैं। वो जो मेन स्पेसेस थी ना, जहाँ पर वो लोग खुश थे, वहाँ पर भी विमेन को डाल दिया इन्होंने। अब वो कॉन्शियस है। वो छोटी सी स्कर्ट पहन के सामने एक लड़की खड़ी हुई है, आप बोलते हो फर्क नहीं पड़ता। कैसे फर्क नहीं पड़ता? मुझे फर्क पड़ रहा है एज ए वुमन। तो मेल स्पेसेस में उनको दो वो स्पेसेस जहाँ पे वो खुश होते हैं, जाके क्लब्स होते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, वहाँ कोई फीमेल नहीं है, उनके अपने उम्र के लोग हैं। वो स्पेसेस खत्म हो रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले वो स्पेसेस थे लड़कों के अपने, मलखम कर रहे हैं, कुश्ती कर रहे हैं, वहाँ कोई नहीं है। सब जगह दूसरे लोगों को घुसा रहे हो आप जाके, प्रॉब्लम होगी, एग्रेशन बढ़ेगा। वो 2 ही एक्सप्रेशन रह जाएंगे, या तो वो सुसाइड कर लेगा या वो मर्डर कर देगा। बीच का ब्लैक एंड वाइट होता है। बिल्कुल। तो ये हम शेयर नहीं कर पाते हैं, इट इज़ बिकॉज ऐसा कंडीशनिंग है हमारा। हाँ, हमारी कंडीशनिंग है। और ये बहुत कई 100 सालों से कह सकते हैं। एंड बॉयज डोंट क्राई बोल देते हैं, बॉयज डोंट क्राई बोल देते हैं। तो बचपन से रामायण मैंने जब पढ़ी थी तो भरत और राम एक दूसरे को देख के फूट फूट के रोए। मैं अभी रोई हूँ, मेरे को शर्म नहीं आई है, ठीक है। लक्ष्मण को जब बाण लगा था तो राम फूट फूट के रोए कि कैसे बचाऊं मैं इसको। हनुमान रो रहे हैं। कहाँ था बॉयज डोंट क्राई? सब हर टाइम नहीं रो रहे थे, एक टाइम भाई एक्सप्रेशन का दुनिया टाइम का तो सबसे बड़ा लीडर और सबसे खतरनाक लीडर में से व्लादिमीर पुतिन को पब्लिकली रोए थे। हाँ। There is absolutely no problem in crying. We have to tell this to boys. मन कर रहा है, रो लो। जज करते हैं लोग, जज करते हैं, राइट। अरे कैसा आदमी है, रो रहा है बैठ के, ये प्रॉब्लम। दूसरा ये लगता है कि हमें जो रोल दिया गया प्रोटेक्टर प्रोवाइडर का, उसमें ये फिट नहीं बैठता है। हाँ, राजू श्रीवास्तव ने कहा था, उसने बहुत हंसी में कहा था, बहुत डार्क ह्यूमर था, बड़ी अच्छी बात कही थी उसने बोला वो बाप ऐसे करके खड़ा जब उसकी बेटी विदा हो रही है, वो रोना चाहता है बट वो रो नहीं पा रहा है, क्योंकि उसको पता है कि मैं रोया तो बहुत सारे बांध टूट जाएंगे। तो उसके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है फादर के ऊपर बेसिकली। मैंने अपने पापा को रोते हुए नहीं देखा कभी, अंटिल अब तो बच्चे बन गए, बूढ़े हो गए, हाँ, अब रोते हैं। अब मेरे घर में है ना 2 बच्चे। पूरे जीवन का जो बचा है, बांध टूट गया है, अब तो बच्चे की तरह रोते हैं। हाँ। पूरी लाइफ नहीं रोए हैं। हाँ, पूरी लाइफ नहीं रोए हैं। मेरी माँ तो जब भी जहाँ मौका मिलता तो रोती थी, बट पापा नहीं रोते थे, क्योंकि तब हम वैसे ना लेते, अब हम उनको बच्चे की तरह ले रहे हैं। पहले तो वो फादर थे, वो रो देंगे तो हाय क्या हो जाएगा। हाँ, पापा रो अब तो हमें पता है कि वो भी बालक हैं, जैसे मेरे ससुर जी हैं, मेरे पापा हैं। मुझे हंसी आती है इन लोगों की बातों पे, अब के बच्चों जैसी हरकतें करते हैं। तो अब हमने एक्सेप्ट कर लिया है। रोना तो एक एंगल हो गया, बट एक्सप्रेस करना, लाइक वो प्लेटफॉर्म देना मर्दों को कि जहाँ पे वो उनको कोई खुल जज के ना बोल करे, सके। हाँ। ये नहीं हो पाता है। ये बहुत मुश्किल है ये। और इसी से लिंक्ड एक और चीज़ है सुसाइड रेट मेन का,
कितना अलार्मिंग है ये? बहुत अलार्मिंग है। मैरिड मैन का बहुत, ओवरऑल WHO का फिगर देखो तो वर्ल्ड वाइड मेल सुसाइड्स फीमेल सुसाइड से बहुत ज़्यादा है। इंडिया में मैरिड मैन का सुसाइड रेट मैरिड विमेन से बहुत कम है। मैरिड मैन का कुछ लाख तक जा रहा है, विमेन का सिर्फ 30 या 35 हज़ार है। और एक बात बताती हूँ, फिर अगेन मेरे पीछे पड़ जाएंगे लोग, तुम मिसोजिनिस्ट हो। वुमेन का जो सुसाइड है ना, दैट इज मोर ऑफ अ ड्रामा कि मैं कर लूंगी सुसाइड। लड़के जब सुसाइड करते हैं प्रिपेयर होके कि मरना ही है, वो अच्छे प्रिपरेशंस के साथ करते हैं, ड्रामा नहीं है होते हैं वुमेन के। ओके, मतलब अटेंशन सीकिंग वो है फीमेल। अब उसको आप नेगेटिव भी ले सकते हो, पॉजिटिव भी ले सकते हो, वुमेन होती है ड्रामा। कहीं मैंने पढ़ा था कि मेन का हर मेन जेंडर का हर एज ग्रुप में सुसाइड वुमेन के कंपैरिजन में ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। चाहे वो 0 to 10 ले ले, 10 to 20 ले ले, हर एज ग्रुप में कहीं ज़्यादा है। और हमें ये लगता है कि ये जेंडर वॉर है, बट एक मेल जब जिसके ऊपर आप पूरी फैमिली डिपेंडेंट है, जिसकी तरफ देख रही है, वो चला जाता है, सारी फीमेल्स इफेक्ट हो रही हैं यहाँ पे। तो हम ऐसे नहीं देख सकते कि ये जेंडर के बीच की बात है। आपने एक साथ पूरी फैमिली मार दी है, जैसे मेरे घर में है, एक साथ आपने सब खत्म कर दिया, कुछ भी नहीं बचा वहाँ पे। जब कोई मुझे कहता है कि वहाँ पे ये खत्म हो जाएगा, तो मैं बोलती हूँ वहाँ खत्म हो चुका है, वहाँ कुछ नहीं बचा है। मुझे मेरे पेरेंट्स को जिंदा रखना है किसी तरह कि वो ठीक रहें। सो आई कीप देम गिविंग फॉल्स होप्स, कुछ फॉल्स स्टोरीज, कुछ बताते। आई होप पापा नहीं देखेंगे, तो आई कीप ऑन गिविंग देम दोज थिंग्स कि वो लोग, क्योंकि उनके ज़िंदगी में कुछ भी एस्पिरेशन ऐसा मैं उनको देती रहती हूँ कि देखो जनक जी की 4 बेटियां थीं, उनके बच्चे थे, ये था वो था, मैं स्टोरीज देती हूँ उनको। बट ऐसे देखा जाए तो एक आदमी के, और मेरा अकेले का परिवार नहीं है, मैं ऐसे परिवारों को जानती हूँ जहाँ पर ऐसे लड़के चले गए हैं अचानक से। जैसे अभी वो जो कंट्रोवर्सी हुई थी, वो आर्मी ऑफिसर जिसकी डेथ हुई थी, उसकी वाइफ ने सब पैसा लिया, अभी वो ऑस्ट्रेलिया चली गई है। उसकी फैमिली में सब खत्म हो गया है उसके जाने के बाद। उसके माँ बाप यहाँ पे अकेले बैठे हुए हैं, और अगर वो बाप रोया तो सब कह रहे ड्रामा कर रहा है, और देखो पैसे तो चाहिए थे इनको, इसलिए बोल रहा है। वो पैसे नहीं, हो कहता मेडल मेरे हाथ में एक बार दिखाते तो मेरे बेटे को जो वीर चक्र मिला है, जो शायद वीर चक्र ही मिला था। तो आप सिर्फ उस आदमी को खत्म नहीं कर रहे हो, आप परिवार के परिवार खत्म कर रहे हो पूरे। एंड फैमिली सबसे छोटी यूनिट होती है संसार की, अगर वो खत्म है तो फिर मानव सभ्यता खत्म है कल को। इसके बारे में तो कोई बात ही नहीं करता, नहीं बात करता। उनको लगता है ये तो मेल फीमेल की वॉर है, मैं खत्म कर रही हूँ उस वॉर को। बिल्कुल नहीं है ये। आप लोगों को खत्म कर रहे हो, आप परिवारों को खत्म कर रहे हो। आप उनसे पूछो कभी जाके जिनके घर के लड़के गए हैं, मेरे भाई को छोड़ दो, किसी रैंडम जिसके घर में खत्म हुआ हो उससे जाके बात करो कभी, वो बता देगा आपको। क्योंकि ये तो अगर मतलब ये बहुत सीरियस इशू है मेल सुसाइड, अगर और कोई बात नहीं करता इसके बारे में, कोई इसको अट्रैक्शन नहीं मिलता। हाँ। और इसके पीछे कारण वही जिम्मेदारी, पैट्रियार्की की वजह से सुसाइड हो रहे हैं, मैस्कुलिनिटी की वजह से। एक्चुअली सही बात है, आपने उनको स्पेसेस दी होती है, उनके ऊपर से जिम्मेदारियां कम की होती हैं, तो शायद हो सकता है वो भी बात करते आके। वो इमेज कि मैं मर्द हूँ, मेरे ऊपर सारी जिम्मेदारी है, मैं रो नहीं सकता हूँ, मैं बोल नहीं सकता। मेरी वाइफ चली गई है मुझे छोड़कर, तो अब मुझे ही कहा जाएगा कि तुम उसे खुश नहीं कर पाए इसलिए वो चली गई। ये मेरी एक फ्रेंड ने कहा था कि मे बी ही वॉज नॉट एबल टू सेक्शुअली सेटिस्फाई हर, इसलिए वो चली गई। मुझे बहुत गुस्सा आया। The fuck? ये बोला था उसने मुझे, और मैंने उस दिन से लेके आज तक दोबारा उससे बात नहीं की। शी हैज ट्राइड टू टॉक टू मी, आई वाज लाइक आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट नेगेटिविटी, हाउ कैन यू इवन थिंक अबाउट इट। वो छोड़ के चली गई है तो भी मेरे भाई की गलती है, सब चीज में मेरे भाई की ही गलती है, सब चीज में लड़कों की ही गलती है। तुम देखोगे ही नहीं अदर साइड ऑफ द स्टोरी। तो ये तब मुझे समझ में आया कि लड़के सुसाइड क्यों कर रहे हैं। मे बी इट कम्स ऑन देयर मैस्कुलिनिटी ऑल्सो। क्या पता लोग ऐसी बातें सच में कर रहे हो उसके बारे में बैठ के। हाँ हाँ हाँ। और ये तो है ही कि सेक्स की भी जिम्मेदारी सेटिस्फाई करने एग्जैक्टली आप सब। अच्छा हाँ, ये एक नया ट्रेंड है इंस्टाग्राम पे, जहाँ पर भी जो सेक्स गुरुज बैठी हुई हैं लेडीज, आपने देखा होगा वो सारी बता रही हैं कहानियाँ। उन लोग हमेशा आदमी को ऐसे लेके चलते हैं कि उनको ये करना चाहिए, बट महिला को क्या करना चाहिए वो नहीं बताती। उनके हिसाब से ये तो रेडी रहती है, ये बेकार है। इसलिए मैंने उनको सुनना छोड़ दिया। 2-4 को सुना 1-2 बार कि चलो क्या पता। अच्छा ये शी इज टॉकिंग अबाउट कामासूत्र, बिकॉज आई नो कामासूत्र सिर्फ सेक्स के बारे में बात नहीं करता है, वो घर का डेकोरेशन, घर कैसे चलेगा, हाँ बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करता है। बट दे आर फोकसिंग ऑन दैट स्मॉल एस्पेक्ट, उसमें भी वो सारी जिम्मेदारी आदमी पे छोड़ रही हैं। जबकि आप ये देखो कि पूरे दिन
काम करने के बाद जिस तरह का खाना पीना और लाइफस्टाइल है, उसके बाद ये फैक्टर सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है आदमी की लाइफ में। उसके ऊपर परफॉर्म करने का प्रेशर भी है हर सब जगह। अब उसी को आप और प्रेशर दे रहे हो कि उसको रोमांटिक भी होना चाहिए। मतलब पागल हो आप लोग, छोड़ो तो उसको, पहले सोचे तो अपने जोन में वापस तो आए। सुसाइड ही करेगा वो। हाँ सुसाइड ही करेगा, प्रेशराइज इतना कर रहे हो। 1 मिनट का ब्रेक ले। हाँ हाँ ले लो।